हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के हमारे जनरल गाइडेंस लेक्चर में। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि 2023 मतलब अगले साल के यूपीएससी या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो मैं कहूंगा सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ही क्यों, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इक्वली एप्लीकेबल स्ट्रैटेजी हो सकती है। क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या बेसिकली ब्रॉड टाइमलाइंस आप फॉलो कर सकते हैं, क्या आपकी रणनीति हो सकती है कि 2023 का जो प्री हो सकता है नेक्स्ट ईयर जून, जैसे इस साल भी 5 जून के आसपास ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सिमिलर लाइंस पे ही नेक्स्ट ईयर भी बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ऑलरेडी हम मिड फरवरी में पहुंच चुके हैं। मोटे मोटे तौर पे सिर्फ सवा एक साल के आसपास ही आपके पास टाइम फ्रेम है। कई स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हो सकता है सोचें कि अभी तो बहुत टाइम है, धीरे धीरे आराम से सोचेंगे, विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे, दूसरों के साथ चीजें शेयर करेंगे और फिर अपनी स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज करेंगे। ट्रस्ट मी दोस्तों, टाइम फ्लाइज, समय ऐसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ऐसी प्रिकेरियस सिचुएशन में फंस जाएंगे जहां आपको लगेगा कि अभी तो ऑप्शनल ही नहीं हुआ, अभी तो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट ही नहीं हुई, अभी तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हम शुरू नहीं कर पाए। कैसे हम अगले साल का प्री देंगे, और प्री अगर दे भी दिया तो फिर हम मेंस के लिए प्रिपेयर्ड होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। ऑप्शनल चूज नहीं कर पाए, ऑप्शनल चूज भी कर लिया तो एक्चुअली उसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं कर पाए, उसकी टेस्ट सीरीज नहीं लगा पाए, प्रैक्टिस नहीं कर पाए। सो ओवरऑल सवा साल होने के बावजूद भी अगर इस टाइम को आपने एफिशिएंटली इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं किया तो मुझे लगता है एक अटेम्प्ट, एक साल आपका पूरी तरह वेस्ट भी हो सकता है। बहुत बड़ी रिस्क है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मैंने देखा है कि एक्चुअली टाइम जितना ज्यादा हो उतना ही उनका माइंड रिलैक्स होता है। मुझे लगता है यही बेसिकली फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फेलियर है। मेरे हिसाब से टाइम अगर ज्यादा भी है तो एक्चुअली उसको सोच के बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है कि अभी तो बहुत टाइम है, आराम से सोचेंगे, 50 लोगों से राय लेंगे, 10,000 यूट्यूब वीडियोस लेंगे, टॉपर्स के 1 लाख बेसिकली अलग अलग लेक्चर्स को सुनेंगे, फिर अपना बेसिकली माइंडसेट बनाना शुरू करेंगे और आप देखेंगे जून, जुलाई, अगस्त 2021 ऑलरेडी निकल गया है। सिर्फ गिनती के महीने बचेंगे क्योंकि लास्ट के 3 या 4 महीने तो आपको सिर्फ प्री के लिए ही डेडिकेट करने होंगे। इसका मतलब अगर आप ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें और अगर हम इमेजिन करें या अज्यूम करें कि जून 2023 में ही प्री को कंडक्ट किया जाएगा इस साल की तरह, तो आपके पास अगर प्री का डेडिकेटेड 3 या 4 महीने का टाइम पीरियड आप अलग कर दें तो सिर्फ 1 साल से भी कम का टाइम है दोस्तों, जिसमें आपको 3-4 इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन तो यही होगा कि मुझे अगले साल का एग्जाम देना ही है, नो मैटर वॉट। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई यह कहे कि शर्मा जी के बच्चे को, वर्मा जी के बच्चे को, गुप्ता जी के बच्चे को, मीना जी के बच्चे को, उपाध्याय जी के बच्चे को, तो एक्चुअली 3 साल सिर्फ सिलेबस समझने में ही लग गए, फिर 2 साल उसने और प्रिपेयर किया, फिर प्री हुआ, फिर मेंस नहीं हुआ, फिर इंटरव्यू तक पहुंचा। इस कहानी को दरकिनार करिए। यू शुड फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर ओन सेल्फ कि मुझे करना है, अगले साल का प्री मुझे देना ही है, अगले साल का मेंस मुझे देना ही है। अगर इस बेसिकली डिटरमिन्ड स्ट्रैटेजी के साथ, माइंडसेट के साथ आप एंटर करेंगे इस गेम में, तो एक्चुअली आपकी डेडलाइन आपने ऑलरेडी फिक्स कर दी, आपका टारगेट आपने ऑलरेडी फिक्स कर दिया। अब आपको वहां से उल्टा चलना है कि मुझे अगले साल का मेंस लिखना ही लिखना है और मेंस लिखने के लिए उससे 3-3.5 महीने पहले मुझे प्री लिखना होगा और उससे पहले 3-3.5 महीने पहले मुझे अपनी बाकी सारी स्टडीज कंप्लीट करनी होंगी ताकि प्री के लिए मैं लास्ट में 3.5-4 महीने पूरी तरह फोकस्ड माइंड से डेडिकेट कर सकूं। तो इसका मतलब आपके पास लगभग 11 महीने हैं बाकी सब चीजों को समेटने के लिए। सबसे पहले एक ब्रॉड ब्रीफ डिस्कशन हो जाए कि वो क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो अगले कुछ दिनों में, वीक्स में और डेफिनेटली बाय एंड ऑफ मार्च आपको वो डिसीजंस लेने ही होंगे, अपनी स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज करना ही होगा। सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर जून 2023 में बेसिकली प्री 2023 सीएससी एग्जाम होगा तो उसमें अगर आप देखें फरवरी के बाद के जो महीने होंगे, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, ब्रॉडली सिर्फ प्री पे ही आपको फोकस करना पड़ेगा। इसका मतलब जो भी टाइम है आज की मिड फरवरी से लेके
एंड ऑफ जनवरी नेक्स्ट ईयर तक का ही आप टाइम अपने पास लेकर चलें। तो अगले 15 दिन मैं आपसे कहूंगा सबसे पहले जिससे भी आपको डिस्कशन करना है और वो 1000, 1 लाख, 1 करोड़ यूट्यूब वीडियोस या टॉपर से बात करनी है, सबसे फीडबैक लेना है, मुझे लगता है कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है इसको आप अगले 15 दिन में रैप अप कर दीजिए और अपना माइंड बना लीजिए कि मुझे 2023 देना है या मुझे एक्चुअली उसको स्किप करते हुए 2024 की तरफ टारगेट करना है। पहला बड़ा डिसीजन आपको मुझे लगता है अगले 15 डेज में लेना ही होगा। अगर आपने डिसीजन लिया है कि मुझे 2023 बेसिकली अटेम्प्ट करना है, फुल फोकस के साथ अटेम्प्ट करना है, पूरे पैशन के साथ अटेम्प्ट करना है, तो फिर अगला इंपॉर्टेंट आपको डिसीजन लेना होगा। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मुझे अपनी बुक लिस्ट को फाइनलाइज करना होगा। दोस्तों, बुक लिस्ट आप बहुत लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे चैनल पे भी बहुत डिटेल लेक्चर है और उसी लेक्चर को आज का ये शॉर्ट वीडियो हम जो बना रहे हैं 2023 की स्ट्रैटेजी पे, इसी वीडियो के लास्ट में हम अटैच करेंगे ताकि आप कंटिन्यूटी में ये सारे बेसिकली रिलेटेड वीडियोस को एक सिंगल वीडियो के थ्रू देख सकें, व्यू कर सकें, फायदा उठा सकें। सबसे पहले एंड ऑफ फरवरी इस साल मुझे डिसाइड करना है कि 2023 का प्री या मेंस मुझे देना है या नहीं। अगर आंसर यस है तो आपको मैं कहूंगा मिड मार्च तक अपनी बुक लिस्ट को सॉलिडिफाई करके फाइनलाइज करना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं कहूंगा यूपीएससी का यही है कि ये गेम इस चीज का नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है, उससे कहीं बड़ा ये गेम है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है, मुझे डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है, मुझे फोकस्ड कैसे रहना है, अपनी स्ट्रैटेजी को बेसिकली जो मैंने डिजाइन की है उसी पे कैसे टिके रहना है। क्योंकि हर दूसरे दिन किसी ना किसी का एडवाइस होगा कि ये नई बुक मार्केट में आ गई, कोचिंग वालों ने ये रेकमेंड की, पिछली बार तो 2 क्वेश्चन इस बुकलेट से आ गए थे, और आप बीच बीच में बार बार बेसिकली डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, डाइग्रेस होते रहेंगे अपने फोकस्ड पाथ से, और वही दूसरा बड़ा रीजन बन जाता है लोगों के फेलियर का। क्लियर स्ट्रैटेजी, फर्म डिटर्मिनेशन एंड देन ए वेरी रोबस्ट कॉन्क्रीट बेसिकली सेट ऑफ आइडियाज। तो अगर आप मिड मार्च तक अपनी बुक लिस्ट फाइनल कर लीजिए, हमारे चैनल के थ्रू जो बुक लिस्ट हमने रेकमेंड की है उसको आप व्यू कर सकते हैं, दूसरों से भी आप राय ले सकते हैं। फाइनली जिस भी बुक लिस्ट से आप कंफर्टेबल फील करें, मुझे लगता है मिड मार्च 2022 तक बुक लिस्ट एकदम फाइनल हो जानी चाहिए। और तीसरा मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना होगा ऑप्शनल को लेके। यह हमेशा एक बड़ा डिबेटेबल सब्जेक्ट होता है कि कौन सा ऑप्शन लिया जाए। मुझे लगता है इसकी कोई बेसिकली पुड़िया नहीं है जो गर्म पानी के साथ आपको कोई दे दे और आपकी तबीयत एकदम ठीक हो जाए सुबह तक। यह ऐसा डिसीजन है जो आपको लेना होगा। सिर्फ 3 या 4 मैं कहूंगा ब्रॉड बेसिकली गाइडलाइंस या फ्रेमवर्क आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने ऑप्शनल सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले तो ऐसा ऑप्शन लीजिए जो आप बार बार पढ़ सकें, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी का गेम या किसी भी सिविल सर्विस का एग्जाम मल्टी ईयर बेसिकली में टर्न आउट हो सकता है, कई साल हो सकता है आपको लगे। और अगर आपने ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लिया जिसको पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, लेकिन किसी के कहने से, पीयर प्रेशर में, या पिछली बार क्योंकि अच्छा परफॉर्म कर गया उस चक्कर में अगर आपने ले लिया और 1 साल 2 साल में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो तीसरे साल हो सकता है आपको पढ़ने का मन ही ना करे। सबसे पहले इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसका पिछले कुछ साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। सुसाइडल मोड में मत जाइए कि अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन मैं शक्तिमान हूं, मैं क्रांति ला दूंगा इस सब्जेक्ट में, हो सकता है आप ले आए, लेकिन जनरल कॉमन सेंस ये कहता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स को अवॉइड करिए जो एक्चुअली बार बार यूपीएससी जिनको हैमर आउट, हैमर डाउन कर रहा है। ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ऐसा सब्जेक्ट चूज करिए जिसमें एक्चुअली रिसोर्सेस, सोर्सेस, कोचिंग्स आपके पास रेडीली अवेलेबल हो। कहीं ऐसा कोई सब्जेक्ट चूज ना कर लें जिसकी बुक्स ही आपको ना मिले, या बेसिकली कोई मेंटोर ना मिले, कोई गाइड ना मिले, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन ना मिले, कोई टेस्ट सीरीज ना मिले, या इन सब में बहुत डिफिकल्टी हो। तीसरा क्राइटेरिया यह हो सकता है, और फाइनल क्राइटेरिया मैं कहूंगा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने के लिए होना चाहिए कि ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें आपके किसी दोस्त ने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, कोई आपका फैमिली मेंबर हो जो आपको पर्सनल बेसिकली गाइडेंस दे सके पर्सनल टच के साथ, ताकि उसकी जो फाइनल डिटेल्स हैं, ऐसी गलतियां जो आप अपने एक्सपीरियंस से बेसिकली सीखेंगे, इसके बजाय किसी और के एक्सपीरियंस से उन गलतियों को क्यों ना पहले ही अवॉइड कर दिया जाए, ताकि डुप्लिसिटी ऑफ वर्क प्लस बेसिकली वो सारी मिस्टेक्स जो फर्स्ट टाइमर कैंडिडेट्स कमिट करते हैं उनको कैसे अवॉइड कर दिया जाए। आपका ये पर्सनल मेंटर आपको शुरू से ही गाइड कर पाएगा। पहली चीज, इंटरेस्ट होना चाहिए ताकि रिपीटेटिवली आप बार बार रिवाइज कर सकें।
दूसरी चीज, उसके बेसिकली रेडिली अवेलेबल सोर्सेज होने चाहिए, कोचिंग्स होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑप्शनल के लिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, कोचिंग भी मैं कहूंगा काफी हद तक जरूरी है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेकर। एंड तीसरी चीज, ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए, पिछले साल कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और चौथा, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको कोई पर्सनल मेंटर करने के लिए मिल जाए, अगर कोई ऐसी मेंटरिंग बेसिकली आपको मिल जाए तो मैं कहूंगा सोने पे सुहागा। इन चारों के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जिस भी सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल फील करें, मैं कहूंगा इसको आप बेसिकली मिड मार्च से एंड मार्च तक, मतलब एंड ऑफ मार्च 2022 तक आपका ऑप्शनल डिसाइड हो ही जाना चाहिए। बहुत सारे लोग इस डिसीजन को टालते रहते हैं बहुत लेट तक, उसके बाद टाइम नहीं बचता है, कोचिंग में भी जाएंगे हाफ हार्टेडली, टाइम से प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, फिर सोचेंगे प्री के बाद बेसिकली इसको देखेंगे, प्री भी आ जाएगा, प्री के बाद बहुत लिमिटेड टाइम बचेगा। आप ऐसे की प्रैक्टिस करेंगे, आप एथिक्स की प्रैक्टिस करेंगे, आप जीएस की प्रैक्टिस करेंगे या ऑप्शनल की प्रैक्टिस करेंगे, टाइम नहीं बचता है, फिर हाफ हार्टेडली, हाफ कुक तरीके से आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं एंड फाइनली द रिजल्ट इज नॉट एज पर योर लाइकिंग। तो एंड ऑफ फरवरी डिसीजन कि अगले साल का एग्जाम देना है या नहीं देना है, मिड मार्च डिसाइड करना है अपनी बुक लिस्ट को, एंड ऑफ मार्च डिसाइड करना है अपने ऑप्शनल को। फिर हमारे पास महीने बचे 10, और उन 10 महीनों में से मैं कहूंगा कि आप सबसे पहले स्टार्ट करिए अपने जीएस स्ट्रैटेजी से, जीएस के साथ साथ न्यूज़पेपर रीडिंग से। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए, इसका भी हमने एक डिटेल वीडियो पहले ही लॉन्च किया है, जिसको आज के शॉर्ट लेक्चर के साथ हम पीछे अटैच कर रहे हैं, ताकि सारे रिलेटेड लेक्चर्स को आप एक साथ देख के फायदा उठा पाएं। हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है आपको पसंद ना आए, हो सकता है आपको किसी और के लेक्चर ज्यादा पसंद आए। जिसकी भी स्ट्रैटेजी आपको पसंद आती है उसको आप फिक्स करके अडॉप्ट करिए, न्यूज़पेपर सेलेक्ट करिए, और मैं कहूंगा कि मिड ऑफ मार्च से डेफिनेटली न्यूज़पेपर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में भी रफली 1.25 महीने के करंट अफेयर्स ही अपीयर होते हैं। साथ ही साथ कोई भी एक मंथली बेसिकली बुकलेट, वो विजन की हो सकती है, फोरम आईएएस की हो सकती है, आईएएस बाबा की हो सकती है, दृष्टि की हो सकती है, इनसाइट्स की हो सकती है, जिस भी बुकलेट से आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करें वो बुकलेट भी मैं कहूंगा साथ साथ ही आप चलाइए। बहुत सारे कैंडिडेट्स गलती कर देते हैं कि लास्ट में बुकलेट पढ़ेंगे, या न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं तो बुकलेट्स की क्या जरूरत है, या बुकलेट्स पढ़ रहा हूं तो न्यूज़पेपर की क्या जरूरत है। इस पे बहुत डिटेल डिस्कशन हमारे जो अटैच्ड वीडियो है आज के वीडियो के एंड में, उसमें ये सारी क्लैरिटी आप उनको बेसिकली वॉच करके देख सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसका मतलब आपको मिड ऑफ मार्च से अपनी जीएस की स्ट्रेटेजी को लॉन्च करना होगा। तब आप ऑलरेडी डिसीजन बेसिकली फेज में है कि मेरा ऑप्शनल कौन सा होगा। न्यूज़पेपर आप शुरू करिए। न्यूज़पेपर हो सकता है शुरू में आपको 1 घंटा 2 घंटा बेसिकली लग जाए, लेकिन धीरे धीरे जो स्ट्रैटेजी हमने न्यूज़पेपर के वीडियो में आपको बताई है उसके थ्रू मुझे लगता है 2-3 महीने में आप न्यूज़पेपर रीडिंग को 30 से 40 मिनट्स में आप रिड्यूस कर सकते हैं। आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन से टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक सिर्फ मसाला है जिनको आपको नहीं पढ़ना है। एक बार सेलेक्ट हो जाएंगे फिर खूब मसाले को पढ़िए, कोई नहीं आपको रोक रहा है, लेकिन अभी टाइम वेस्ट मत करिए। तो ये हो गया आपका जीएस और न्यूज़पेपर को लॉन्च करने का डेफिनेटली बाय मिड मार्च। उसमें डिले नहीं होना चाहिए। मंथली बुकलेट्स, न्यूज़पेपर्स दोनों ही इंडिस्पेंसिबल पार्ट्स हैं, दोनों ही जरूरी हैं। किसी को गलत फहमी हो कि न्यूज़पेपर अगर पढ़ लिया तो मंथली बुकलेट्स की क्या जरूरत है, मंथली बुकलेट्स को पढ़ लिया तो न्यूज़पेपर की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है, दोनों जरूरी हैं। न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, मंथली बुकलेट्स जैसे ही रिलीज हो उसको भी शाम के टाइम पे 1 या 2, 3, 4, 5 पेजेस या चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज आप उसको डेली बेसिकली रूटीन में अपने ले आइए। फिर बात हो जाती है कि मैं टेस्ट सीरीज कब से देखना शुरू करूं। मुझे लगता है कि जो मेंस की टेस्ट सीरीज है इसमें भी लोग बहुत डिले कर देते हैं, लास्ट तक वेट कर रहे होते हैं। सभी को ये लगता है एग्जाम इस टाइप का है, सिलेबस इतना है कि अभी मैं पूरी तरह प्रिपेयर्ड नहीं हूं। जब मैं पूरी तरह प्रिपेयर्ड हूंगा तभी मैं बेसिकली टेस्ट सीरीज देना शुरू करूंगा, क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत कम आते हैं अगर मैं टेस्ट सीरीज देना भी शुरू कर देता हूं। तो मैं कहूंगा जितना आप डिले करेंगे किसी भी डिसीजन को, मतलब लाइफ का इसको फंडा समझ लीजिए कि जिस भी डिफिकल्ट सिचुएशन को आप अवॉइड करेंगे या डिफिकल्ट डिसीजन को आप अवॉइड करेंगे, अल्टीमेटली किसी ना किसी पॉइंट पे तो उसका सामना करना ही पड़ेगा। ये अनअवॉइडेबल है। तो जब आप अवॉइड नहीं कर सकते
तो एक्चुअली सूनर देन लेटर, पहले से डिसाइड करिए ताकि धीरे 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 आंसर राइटिंग की आपकी प्रैक्टिस बिल्ड होने लगे। मुझे लगता है कि जो टाइम फ्रेम है 2023 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, प्री को ध्यान में रखते हुए, मेंस को ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है जून जुलाई का महीना बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा जब बेसिकली आप टेस्ट सीरीज को लॉन्च करिए। सबसे पहले आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सेक्टरल टेस्ट को देंगे और उसके बाद बेसिकली फुल फ्लैजेड कंबाइंड टेस्ट में आप लॉन्च कर सकते हैं नवंबर दिसंबर के महीने से। तो अगर आप जून से स्टार्ट कर देंगे, चाहे 20 में से आपको 10 ही क्वेश्चन आ रहे हो, फिर भी आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ माइंड धीरे धीरे आंसर राइटिंग की तरफ डेवलप होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, डिले करेंगे, प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, 2023 का अटेम्प्ट भी ऐसे ही टाइम पास करने में या बातचीत करने में या यूट्यूब के मोटिवेशनल वीडियोस देखने में या आईएएस की एंट्री कैसे होती है, आईपीएस की एंट्री कैसे होती है, दूसरों के वीडियोस देखने में ही बर्बाद कर देंगे, या हो सकता है इंस्टाग्राम के रील्स देखने में बर्बाद कर देंगे। अगर सेलेक्ट होना है, इस सब ड्रामा को बंद करिए, पहले सेलेक्ट होइए ताकि आप खुद बेसिकली उस ड्रामा के पार्ट बन सके। ड्रामा इन द सेंस सर्विसेज के बेसिकली पार्ट। जून से अगर आप स्टार्ट कर देते हैं आंसर राइटिंग, मुझे लगता है शुरुआत में सेक्टरल आप स्टार्ट करिए और अक्टूबर के पीरियड से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप फुल फ्लैजेड बेसिकली आंसर्स को लिखना शुरू करिए, ताकि प्री में जो 2-3 महीने का गैप बेसिकली हो जाएगा, उसके बाद आपको ऐसा ना लगे कि आंसर राइटिंग तो अभी मैंने की ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि आंसर को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे बिल्ड करना है, कैसे कंक्लूड करना है, कैसे डायग्राम्स बनाने हैं, कैसे फैक्ट्स डालने हैं, कैसे फिगर्स डालने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो 2 लेक्चर्स हमारे आंसर राइटिंग के भी आप देख सकते हैं। अगर आप यूपीएससी आईएएस प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल पे, तो आंसर राइटिंग के कई सारे लेक्चर्स बेसिकली हमने आपको एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश की है। क्या टेल वर्ड्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं, एक अच्छे आंसर के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी रैंक हो, मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे मार्क्स हो, उनके भी वीडियो आप देख सकते हैं अगर वो ज्यादा आपको अप्रोप्रिएट लगे। और फिर लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जून तक सिर्फ आप जीएस पे फोकस करिए। एक बार जीएस का आपका बेस बिल्ड होने लग गया, आप जून के एंड में अगर आंसर राइटिंग शुरू कर चुके अपने जीएस की, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने जनरली किसी भी ऑप्शनल की कोचिंग एटसेट्रा, या मे बी 4 महीने किसी किसी बेसिकली केस में सफिशिएंट होते हैं। इसका मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड तक आपका ऑप्शनल की प्रिपरेशन या एटलीस्ट कोचिंग पार्ट आपका खत्म हो जाना चाहिए। और जब आप फुल फ्लेजेड टेस्ट में बेसिकली एंटर करें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऑफ जीएस, उसके साथ साथ आप ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज को भी फुल फ्लेजेड तरीके से लॉन्च कर दीजिए, ताकि जनवरी के एंड तक, चाहे वो जीएस हो, चाहे आपका ऑप्शनल हो, चाहे आपका न्यूज़पेपर हो, मंथली बुकलेट्स हो, ये सभी एक साथ बेसिकली प्रिपेयर होते हुए आप ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएं कि फरवरी के महीने में अगर आपको लगे कि अब मुझे डेडिकेटेड तरीके से अपने प्री पे फोकस करना होगा, अब मैं ऑप्शनल को टच नहीं कर पाऊंगा, अब मैं जीएस की आंसर राइटिंग को टच नहीं कर पाऊंगा, अब सिर्फ मुझे प्री फोकस स्ट्रैटेजी पे एंटर करना होगा, क्योंकि प्री होगा तभी तो मेंस तक पहुंचूंगा, तभी तो ऑप्शनल लिखने का मौका मिलेगा, तभी तो जीएस के मेंस आंसर राइटिंग करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन वो स्टेज आने से पहले अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे जिसमें आपका ऑप्शनल अच्छे से आप चूज कर चुके हैं, कोचिंग आप कर चुके हैं, 2-3 महीने उसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर चुके हैं, न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर चुके हैं, मंथली बुकलेट आप सेलेक्ट कर चुके हैं, इनको आप रूटीन में बेसिकली पढ़ रहे हैं, जून के महीने से जीएस की टेस्ट सीरीज और बेसिकली अक्टूबर, नवंबर से आपकी ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, तो जनवरी एंड 2023 तक आप एक कंफर्टेबल स्टेज में होंगे। आपका जीएस, आपका ऑप्शनल काफी हद तक प्रिपेयर हो गया होगा। फिर आप बेसिकली काम माइंड से 2023 के प्री को टारगेट कर सकते हैं। प्री के बाद 3-3.5 महीने होते हैं जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपने ड्रॉप कर दी या ऑप्शनल की प्रैक्टिस जो आपने ड्रॉप कर दी, उसको फिर से उठाइए, फिर से रूटीन में लाइए, और प्री के बाद हो सकता है 2-4-5 दिन रेस्ट करने के बाद फिर से पूरी तरह लग जाइए। अगर अभी से आप नहीं जागेंगे, पंचायत में लगे रहेंगे, टाइम ऐसे निकल जाएगा 2023, 2024, 2025, द क्लॉक विल कीप टिकिंग। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत। पेश है आपके सामने वो सभी बुक्स जो कि यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्री से लेकर मेंस के बाद इंटरव्यू तक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं। तो आइए, विदाउट मच अडू, let's begin with the recommended book list for
यूपीएससी। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन को हम लोगों ने अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले हम हिस्ट्री की बुक्स कवर करेंगे, फिर ज्योग्राफी की कवर करेंगे, एथिक्स कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, उसके बाद गवर्नेंस कवर करेंगे, सोसाइटी कवर करेंगे, करंट अफेयर्स कवर करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इससे पहले कि हम इस प्रेजेंटेशन की डिटेल्स में जाएं, कोई भी बुक या कोई भी सोर्स आप चूज़ करें, एक कॉमन फ़िलॉसफी मुझे लगता है काफ़ी यूज़फुल होगी सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, और वो ये कि किसी भी सब्जेक्ट पर आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखें। बहुत ज़्यादा सोर्सेज के पीछे ना भागें, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, कवर आपको काफ़ी ज़्यादा करना है और टाइम जनरली काफ़ी लिमिटेड होता है। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा सोर्सेज के पीछे भागेंगे तो वो मटेरियल आपके माइंड में मैप नहीं हो पाएगा और बाद में आपको समराइज़ और रिकंसाइल करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक कॉमन फ़िलॉसफी और मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो काफ़ी यूपीएससी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स और टॉपर्स ने पहले भी कहा है और मेरा खुद का भी मानना है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़िए, 10 अलग अलग बुक को एक बार पढ़ने के बजाय। क्योंकि जब आप एक ही सोर्स को बार बार रिवाइज़ करते हैं तो धीरे धीरे वो पर्टिकुलर सोर्स आपके दिमाग में मैप होना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट इस लेवल तक कि उसके पेजेस किस तरफ कौन सा डायग्राम था, किस तरफ कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, रखी हुई थी, वो तक आपको धीरे धीरे अपने दिमाग में याद होने लग जाता है। तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हो जिसमें टाइम प्रेशर बहुत होता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत होता है, उस वक्त अगर वो इन्फॉर्मेशन रेडिली आपके माइंड में अवेलेबल नहीं है तो इतने शॉर्ट पीरियड में आंसर फ्रेम करना और आंसर को अपने वर्ड्स में आंसर शीट में उतारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, इस प्रेजेंटेशन में हम आपको मल्टीपल सोर्सेज एक सब्जेक्ट के बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी कोशिश करेंगे कि क्योंकि टाइम लिमिटेड है, आपका प्रेफर्ड सोर्स उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कौन सा होना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम एंशिएंट हिस्ट्री। मुझे लगता है कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो आर.एस. शर्मा की पुरानी एनसीईआरटी क्लास 11th के लिए एंशिएंट इंडिया। मुझे लगता है इस बुक को जब आप पढ़ेंगे तो पहली रीडिंग में हो सकता है आपको लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप सेकंड रीडिंग पढ़ेंगे तो ओवरऑल एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में एक मोटा मोटा खाका आपके माइंड में डेवलप होने लगेगा। फिर आप थर्ड बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको चैप्टर्स के नाम याद होने लगेंगे। जब आप फोर्थ बार पढ़ेंगे तो और डिटेल्स आपके दिमाग में, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपके दिमाग में इनग्रेन होना शुरू हो जाएगी। सिमिलरली जब आप फिफ्थ एंड सिक्स्थ बार पढ़ेंगे तो उसकी डिटेल्स, फॉर एग्जांपल कौन से एम्पायर्स थे, कब कौन सा एम्पायर स्टार्ट हुआ, कब डिके हुआ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट किंग्स थे, पोर्ट्स कौन से थे, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी थी, क्या सिग्निफिकेंस थे डिफरेंट रिजीम्स के, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में डेवलप हो जाएंगी। तो मेरा मानना है कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप सबसे पहले आर.एस. शर्मा की पुरानी एनसीईआरटी क्लास 11 से स्टार्ट करें, और जब आप इसको अच्छे से 5 या 6 या 7 बार रिवाइज कर लें, साथ ही साथ आप सेकेंडरी सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री यूज़ कर सकते हैं तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th की बुक, हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर की तमिलनाडु टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन की जो एंशिएंट हिस्ट्री की किताब है, उसको आप एज एन एडिशनल सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री यूज़ कर सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट मिडिवल हिस्ट्री जनरली प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मेरे सेकंड अटैम्प्ट 2017 में मिडिवल हिस्ट्री से लगभग 7 या 8 क्वेश्चंस ऐसे थे जो सीधा प्री में आ गए थे। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मिडिवल हिस्ट्री हो सकता है कि इतना इम्पॉर्टेंट ना रहा हो, लेकिन मिडिवल हिस्ट्री का अगर आप यूटिलाइजेशन देखें तो आपके एथिक्स के पेपर में, आपके ऐसे राइटिंग के पेपर में, आपके इंटरव्यू के लिए मिडिवल हिस्ट्री की एक वर्किंग नॉलेज होना मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है।
मिडिवल हिस्ट्री का जो अनडिस्प्यूटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सतीश चंद्रा की पुरानी एनसीईआरटी क्लास 11th की मिडिवल इंडिया सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और सिंगल सोर्स आपको यूज़ करना चाहिए फॉर मिडिवल हिस्ट्री। थर्ड अगर हम देखें फॉर मॉडर्न हिस्ट्री को शुरुआत करने के लिए एक अच्छा सोर्स हो सकता है मॉडर्न इंडिया 12th क्लास की एनसीईआरटी है, रिटन बाय बिपिन चंद्रा। ये आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ मॉडर्न इंडिया प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि मॉडर्न इंडिया के क्या क्या इवेंट्स रहे, कौन कौन की प्लेयर्स रहे, कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेट्स रहे, रिजीम्स कैसे चेंज हुई, डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स कब से कब तक थे, क्या इम्पैक्ट था, सोशल लाइफ क्या थी, इकोनॉमिक लाइफ क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ क्या थी। इस बुक को जब आप मल्टीपल रिवीजन कर लें तो उसके बाद मुझे लगता है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक हो सकती है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये बुक भी बिपिन चंद्रा द्वारा ही लिखी गई है। ये बुक मुझे लगता है प्री के बजाय मेंस के लिए ज़्यादा सब्जेक्टिव आंसर फ्रेमिंग के लिए, एथिक्स के लिए, इंटरव्यू के लिए और ऐसे राइटिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। और जो थर्ड बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वो मुझे लगता है स्पेक्ट्रम ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो कि प्री और मेंस और बाकी सब्सिक्वेंट स्टेप्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए हो सकता है। इसमें आपको फैक्ट्स, फिगर्स, नेम्स, डेट्स, वर्ड्स एट्सेट्रा आपको काफ़ी डिटेल में दी हुई हैं, टेबल ऑफ फॉर्म्स में दी हुई हैं, याद करना आपके लिए काफ़ी इजी हो सकता है। फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम देखते हैं वर्ड हिस्ट्री सिर्फ आपके मेंस में एक या दो क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट और एनर्जी आप ना डालें। प्रोपोर्शनेट आपको एनर्जी और एफ़र्ट इन्वेस्ट करना चाहिए और बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, बट मुझे लगता है कि इतना टाइम वर्ड हिस्ट्री को देना किसी भी तरीके से जुडिशियस नहीं होगा। वर्ड हिस्ट्री के लिए आप विजन आईएएस के जो प्रिंटेड नोट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, मुझे लगता है जो मेंस के क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने के लिए वो मोर देन सफिशेंट होंगे। या एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको भी आप वर्ड हिस्ट्री के लिए पढ़ सकते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा एडिशनल रिसोर्सेज साथ ही साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इन्वेस्ट करने का मुझे बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगता। जो नेक्स्ट टॉपिक है काफ़ी चैलेंजिंग टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जो प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जो हमेशा पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आंसरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंजिंग रहा है। मुझे लगता है जो प्राइमरी सोर्स एक अच्छा आपको स्टार्ट दे देगा आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट में, वो अगेन आर.एस. शर्मा की जो पुरानी एनसीईआरटी है क्लास 11th की, जिसका नाम एंशिएंट इंडिया है, जो एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने फर्स्ट सोर्स आपको रेफ़र किया था। मुझे लगता है वो बुक एंशिएंट इंडिया के अलावा आर्ट एंड कल्चर के लिए भी आपको मेजरली प्रिपेयर करती है। तो जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको दो फ़ायदे हैं। एंशिएंट इंडिया के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर के लिए भी आप आर.एस. शर्मा की पुरानी एनसीईआरटी पढ़कर अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड एडिशनल सोर्स आर्ट एंड कल्चर के लिए जो नई 11th क्लास की एनसीईआरटी है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, मुझे लगता है एक बहुत ही यूज़फुल ऑर्गुमेंटेटिव रिसोर्स रहेगा। जब आपने आर.एस. शर्मा को अच्छे से कवर कर लिया है तो आप 11th क्लास की नई एनसीईआरटी को एज एन एडिशनल रिसोर्स टू कवर आर्ट एंड कल्चर यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक जो कि काफ़ी पॉपुलर भी है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया, जिसका 3rd या 4th एडिशन अभी मार्केट में चल रहा होगा, मुझे लगता है काफ़ी यूज़फुल है। लेकिन मुझे लगता है पहले दो सोर्सेज को पढ़ने के बाद अगर आपके पास टाइम एंड एनर्जी एंड इंटरेस्ट बचता है तो ही आप इस 3rd बुक के ऊपर जाएं, क्योंकि एक ही टॉपिक की बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने के लिए ना तो आपके पास टाइम होगा, ना ही मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए वो प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर टॉपिक में होगा। नेक्स्ट एक एडिशनल सोर्स हो सकता है आर्ट एंड कल्चर के लिए
NIOS की बुक्स, बट मुझे लगता है कि जहाँ तक आर्ट एंड कल्चर है, पहले 2 सोर्सेज पर आप ज़्यादा ध्यान दें, समय रहे तो थर्ड सोर्स, और अगर आपका मन करे तो NIOS की आर्ट एंड कल्चर जो है इसके बारे में भी और इसको भी आप रेफ़र करने का सोच सकते हैं। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक बहुत इंटरेस्टिंग, टेक्निकल, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जो बेसिक बुक ज्योग्राफी की है वो है सर्टिफिकेट फिज़िकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। GC लियोंग इनके ऑथर हैं। जनरली हर कोचिंग इंस्टीट्यूशन, हर UPSC एस्पिरेंट इस बुक को पढ़ता है और इसको रेकमेंड करता है। दोस्तों, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। मुझे लगता है यह किताब बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। जिस फॉर्मेट में ये बुक लिखी गई है, जिस लैंग्वेज में ये बुक लिखी गई है, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। इस बुक को मैंने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं करी। मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत इससे कर सकते हैं, बट मुझे लगता है इसके अलावा भी बहुत अच्छे सोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं जो इंटरेस्टिंग है, साथ ही साथ आपको ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे से कवर करवा देंगे। जिनमें से पहला सोर्स मैं रेकमेंड करूँगा इंडियन ज्योग्राफी, जो कि 11th क्लास की NCERT है, लेटेस्ट है, इससे आप स्टार्ट करें। इसके बाद आप ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि 12th क्लास की है, NCERT, इसको आप कवर करें। और थर्ड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स रहेगा ज्योग्राफी कवर करने का, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, वो है रतंजलि मैडम के YouTube वीडियोस। इन वीडियोस के थ्रू रतंजलि मैडम ने बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स, प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनेशन के साथ ज्योग्राफी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझाया है, जो मुझे लगता है सुनने में, देखने में, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पावरफुल हैं। साथ ही साथ इन YouTube वीडियोस के मृणाल सर की वेबसाइट पर प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। आप चाहें तो अपने रिटेंशन के लिए, रिवीजन के लिए उन प्रेजेंटेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर ज्योग्राफी के लिए मैं समराइज़ करूं, मुझे लगता है इससे पहले आप बाकी सोर्सेज पढ़ें, आप सबसे पहले रतंजलि मैडम की वीडियोस देखें, उनकी प्रेजेंटेशन मृणाल सर की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, उनको कम से कम 3 या 4 बार आप रिवाइज़ करें। उसके बाद आप इंडिया फिज़िकल एनवायरनमेंट 11th क्लास की NCERT रेफ़र करें, या साथ ही साथ 11th क्लास की NCERT रेफ़र करें, और साथ ही साथ आप 12th क्लास की NCERT, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th न्यू NCERT भी रेफ़र करें। उसके बाद अगर आपका मन करता है, टाइम मिलता है, इंटरेस्ट बचता है, तो आप सर्टिफिकेट फिज़िकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय GC लियोंग को रेफ़र कर सकते हैं। एक ज्योग्राफी का लास्ट एलिमेंट बच जाता है मैप्स। मैप्स मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए। मैप्स मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है वैसे भी दुनिया की और देश की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। उसके लिए आप कोई भी एटलस यूज़ कर सकते हैं। एक रेकमेंडेड एटलस हो सकती है ओरिएंट ब्लैक स्वैन एटलस फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। इसको आप रेफ़र कर सकते हैं, माइंड मैप्स डेवलप कर सकते हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा के लिए आप ओरिएंट ब्लैक स्वैन एटलस को यूटिलाइज कर सकते हैं। ज्योग्राफी के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह है सोसाइटी। सोसाइटी पे बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप 11th और 12th की सोसाइटी की NCERT के बुक्स अगर पढ़ लेंगे तो वो मोर देन इनफ है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम बचे तो ही आप सोसाइटी के लिए डेडिकेटेड बुक्स पढ़ें, बट अगर आप पढ़ना चाहें तो 11th और 12th की NCERT सोसाइटी टॉपिक को कवर करने के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। फिर हम चलते हैं इन्वायरमेंट की तरफ। इन्वायरमेंट एक स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है जो कि प्री, मेंस, इंटरव्यू, एथिक्स सभी के लिए ऐसे राइटिंग एंड आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई एनवायरनमेंट को कवर करने में। एनवायरनमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड बुक है वह है शंकर IAS की एनवायरनमेंट। बहुत स्टैंडर्ड बुक है, काफ़ी सालों से चली आ रही है। इट्स अ वेरी पॉपुलर बुक। यू कैन रेफर दिस बुक एज योर प्राइमरी सोर्स फॉर कवरिंग एनवायरनमेंट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट सोर्स जो रिसेंटली इमर्ज हुआ है और काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है वह है PMF के एनवायरनमेंट के नोट्स, जो कि UPSC के लिए या सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल माने जा रहे हैं। मुझे लगता है अगर आप
एनवायरनमेंट के लिए इन दोनों सोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे तो एनवायरनमेंट इनसे काफ़ी अच्छा कवर हो जाएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज भी जनरल डिस्कशन, जनरल स्टडीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, वह है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए मुझे लगता है आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई करना चाहिए और वह है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। एक्सट्रीमली पॉपुलर बुक है ये और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकुलेटेड, अच्छे तरीके से लिखी हुई किताब है। इस किताब के अलावा आप पॉलिटी को कवर करने के लिए इधर उधर बहुत ज़्यादा ना भागें। इस बुक में लगभग हर चीज़ प्रॉपर तरीके से कवर्ड है। पॉलिटी की 50 किताबें पढ़ने के बजाय आप सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ें। इस किताब को अगर आप 5, 6, 7, 8 बार पढ़ पाएंगे तो मुझे लगता है पॉलिटी आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी भी पढ़ी जाए। मुझे लगता है अगर आपने लक्ष्मीकांत अकेले अच्छे से पढ़ ली, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ ली, तो पॉलिटी आपका कहीं नहीं जा रहा। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय डी बासु भी एक और सोर्स हो सकता है। ये बुक मैंने खुद ने भी पढ़ी, बट मुझे लगता है इस बुक को पढ़ने के बाद कि इस बुक की यूटिलिटी बहुत ही कम है। मुझे लगता है अगर आपने लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ लिया तो पॉलिटी कवर करने के लिए आपको और किसी सोर्स को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस सेकेंड ERC रिपोर्ट, उसमें भी आप सिलेक्टिव रहें। सेकेंड ERC में आप 1st, 4th, 9th, 10th, 11th एंड 12th इन रिपोर्ट्स में आप ज़्यादा ध्यान दें ताकि इन की इन्फॉर्मेशन को आप पर्टिकुलरली गवर्नेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके मेंस में हैं या एथिक्स में हैं या आपके ऐसे राइटिंग में हैं या इंटरव्यू में हैं, उनमें आप कोट कर सकें, रिफ्लेक्ट कर सकें और आप ज़्यादा स्कोर कर सकें। सारी ERC रिपोर्ट्स पढ़ने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो सबसे अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, मुझे लगता है वो कोई भी करंट अफेयर्स की मैगज़ीन आप चुन लें, चाहे वो विजन हो, फोरम IAS हो, IAS बाबा हो, इनसाइट्स हो, दृष्टि हो, अनअकैडमी हो। डिज़ास्टर मैनेजमेंट इवेंट्स जो कि उस पर्टिकुलर साल में या रिसेंटली न्यूज़ में बने रहे हों, वो इन मंथली मैगज़ीन्स में से काफ़ी अच्छे से कवर होते हैं। उन्हीं के बेसिस पे आप प्री और मेंस के क्वेश्चंस डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अटैम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसको IR भी बोलते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस का मुझे लगता है सिंगल सोर्स आप रखें। इंटरनेशनल रिलेशंस सेक्शन जो कि करंट अफेयर्स की मैगज़ीन्स, चाहे विजन, इनसाइट्स, अनअकैडमी या सिविल्स डेली या फोरम IAS एट्सेट्रा, किसी भी मंथली बुकलेट के जो करंट अफेयर्स सेक्शन है IR के ऊपर, अगर आप उसको कवर कर लेंगे तो मुझे लगता है आपका IR का सेक्शन काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके अलावा जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, जैसा मैंने अपने पहले UPSC नोट्स मेकिंग वीडियो में बताया है, जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे तो आप अपने खुद के भी किसी न किसी फॉर्मेट में नोट्स डेवलप करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो, चाहे वो पेपर कटिंग फॉर्मेट में हो, चाहे वो रजिस्टर में नोट्स टेकिंग फॉर्मेट में हो। उस फॉर्मेट से भी आपके IR के नोट्स पूरी तरह डेवलप हो जाएंगे। तो मुझे लगता है अगर आप करंट अफेयर्स की मैगज़ीन प्लस अपने खुद के न्यूज़पेपर नोट्स को रेफ़र करेंगे तो IR आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके अलावा मुझे लगता है इधर उधर भागने से आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे और खुद डिस्ट्रैक्ट होंगे। ये वही टाइम है जो आप किसी और चीज़ को दोबारा, तिबारा, चौथी बार, पांचवी बार रिवाइज़ करने में लगा सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिवली अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, एथिक्स के लिए भी, ऐसे राइटिंग के लिए भी, एक कॉन्वर्सेशन के लिए भी, फील्ड जॉब के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स मैं रेफ़र करूँगा आपको वह है इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। बहुत अच्छी बुक है। काफ़ी लोग सजेस्ट करेंगे कि ये बुक GS के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बुक तो वो पढ़ते हैं जिनको इकोनॉमिक्स
जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, बट मुझे लगता है यह ऐसी इंटरेस्टिंग बुक है जो सबको पढ़नी चाहिए। ये बुक आपको प्री में काम आएगी, मेंस में काम आएगी, एथिक्स में काम आएगी, जनरल स्टडीज़ में काम आएगी पेपर 3 में, साथ ही साथ आपके इंटरव्यू और आपके फील्ड जॉब में भी काम आएगी। इस बुक में आपके प्री से रिलेटेड टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स और जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कैसे वो स्कीम्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, हिस्टोरिकली इंडियन इकोनॉमी का क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स था, कैसे टाइम के साथ इंडियन इकोनॉमी इवॉल्व हुई, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स रहे, कौन कौन की प्लेयर्स थे जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी को शेप अप किया है, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, एट्सेट्रा, काफ़ी अच्छी डिटेल में कवर किए हैं। मुझे लगता है रमेश सिंह शुड बी योर बेस्ट सोर्स फॉर इंडियन इकोनॉमी। उसके अलावा सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंडियन इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट्स बाय शंकर गणेश करुप्या आप देख सकते हैं, क्योंकि प्री के लिए जो कंसाइज आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि की कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है, उनका बेसिक इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्या कवरेज होता है, वो इस बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। लेकिन ये बुक सिर्फ प्री के लिए आपको काम में आएगी, मेंस में नहीं। इसके अलावा जो थर्ड सोर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इकोनॉमी कवर करने के लिए, वो मृणाल सर के वीडियो, बहुत ही पॉपुलर, वेल आर्टिकुलेटेड, वेल पुट आउट वीडियोस मृणाल सर के यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल हैं। सर की प्रेजेंटेशंस भी उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। अगर आपके पास रमेश सिंह और शंकर गणेश पढ़ने के बाद या साथ साथ टाइम मिल जाए तो आप मृणाल सर के वीडियोस देखने की भी कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सोर्सेज हैं, वाजीराम एंड रवि एंड श्रीराम एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मुझे लगता है इतने ज़्यादा सोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होता, टाइम लिमिटेड होता जैसा मेरे पास था, जब फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने दिया तो सिर्फ 6 महीने थे प्री के लिए, सिर्फ 2 ही सोर्स रखें, रमेश सिंह एंड शंकर गणेश। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आपका प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके एथिक्स, ऐसे राइटिंग, उसके साथ आपके फील्ड जॉब के लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर वैसे तो करंट अफेयर्स में कवर होगा, आपकी जनरल ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे उसमें कवर होगा, आपके मंथली मैगजीन्स में कवर होगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इंडिया ए कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी बाय DR खुल्ला, इसमें 3 या 4 टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। जनरली यह ज्योग्राफी की किताब, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है, वो लोग इसको जनरली रेफ़र करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं भी है तो भी वो 3 या 4 जो की चैप्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, जिनमें बहुत डिटेल में स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया को फेज्ड मैनर में समझाया गया है। कैसे एग्रीकल्चर थी, क्या क्या सिस्टम्स थे, एग्रीकल्चर कैसे इवॉल्व हुई, क्या की चैलेंजेस हैं, आगे क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, एग्रीकल्चर का दूसरे सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट होता है, दूसरे सेक्टर्स का एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट होता है, अलग अलग स्टेट्स की सिचुएशन क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस बुक में बहुत अच्छे से समझाया गया है। मुझे लगता है वो 3 या 4 चैप्टर्स हर किसी को DR खुल्लर के पढ़ने ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है एथिक्स। एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है कि आप कितनी भी किताब पढ़ लें, कोई भी बुक पढ़ लें, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, एथिक्स के लिए एक स्टैंडर्ड बुक ढूंढ पाना कि आप अगर ये बुक पढ़ लेंगे तो एथिक्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। एथिक्स का पेपर बहुत ही सिचुएशनल अवेयरनेस बेस्ड, आपका स्पॉन्टेनिटी बेस्ड, आपका सर्कमस्टेंस बेस्ड, आपके कॉमन सेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस बेस्ड पेपर है। तो आपको केस स्टडीज़ प्लस उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट आता है, दोनों के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थ्योरेटिकल पार्ट के लिए मुझे लगता है एक अच्छा सोर्स हो सकता है एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, रिटन बाय मिस्टर M कार्तिकेयन। इसके अंदर जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं काफ़ी अच्छी तरीके से एग्जांपल्स के साथ, रियल एग्जांपल्स के साथ इसमें दिए हुए हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए मुझे लगता है कि आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। सेकंड जो एक बुक आपके यूज़ में आ सकती है, मुझे पर्सनली नहीं लगता बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बट बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है पिछले कुछ सालों में, लेक्सिकन की लेक्सिकन फॉर एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बाय नीरज कुमार। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आप M कार्तिकेयन पढ़ें,
एम कार्तिकेयन के बाद आप टेस्ट सीरीज जब लगवाएं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, तो आपका एथिक्स का पेपर उससे पूरी तरह कवर हो पाएगा। साथ ही साथ जब आप आंसर राइटिंग करेंगे उसमें जो फीडबैक मिलेगा उस फीडबैक के आधार पे आप अपने आंसर राइटिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करें। बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने का एथिक्स पे मुझे नहीं लगता कोई भी यूटिलाइजेशन है। आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ लें, केस स्टडीज़ के लिए आप आंसर राइटिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिंगल शॉर्ट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा बुक्स में उलझने की ज़रूरत नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनरली करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक्स में से ही आता है, जो किसी भी करंट अफेयर्स की मैगज़ीन में एडिक्वेटली कवर्ड होते हैं। आप कोई भी करंट अफेयर्स की मैगज़ीन जो भी आपने सब्सक्राइब कर रखी है, चुन रखी है, चाहे विजन हो, इनसाइट्स हो, अन अकेडमी हो, सिविल्स डेली हो, फोरम IAS हो, IAS बाबा हो, एट्सेट्रा, बायजूस हो, कोई भी मैगज़ीन आप ले सकते हैं। उस मैगज़ीन में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है उसको अगर आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो मुझे लगता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपकी काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगी। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पीसीज इन न्यूज़। जनरली ये टॉपिक आपकी करंट अफेयर्स की मैगज़ीन्स और आपके न्यूज़पेपर्स आपको बहुत अच्छे से कवर करने में मदद करेंगे। अगला टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स अगेन डेडिकेटेड किताब मुझे नहीं लगता कि पढ़ने की आपको ज़रूरत है। जो आपकी मंथली बुकलेट्स हैं करंट अफेयर्स की प्लस आपके जो न्यूज़पेपर्स हैं उनसे गवर्नमेंट स्कीम्स के जो सेलिएंट फीचर्स हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, वो पूरी तरह अच्छे से कवर हो पाएंगी। फिर भी अगर आपके पास टाइम रहे और एक फैशन भी है योजना पढ़ने का, मुझे तो पर्सनली नहीं लगता कि योजना इतनी मोटी बुकलेट आती है उसको पढ़ने में बहुत टाइम और एनर्जी लगती है। मुझे लगता है एक या दो ऐसे टॉपिक्स जिनमें आपको लगता है कि कुछ अच्छा आर्टिकल आ गया है उनको आप पर्टिकुलरली रेफ़र कर सकते हैं, बट पूरी योजना पढ़ना मुझे नहीं लगता कि उसका बहुत ज़्यादा कोई सेंस है। मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए आप जो आपकी करंट अफेयर्स की मंथली मैगज़ीन है उनको रेफ़र करें। साथ ही साथ रेगुलरली जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उनके नोट्स जो आप बना रहे हैं वो काफ़ी यूज़फुल आपके लिए रहेंगे। नेक्स्ट जो एरिया है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपके करंट अफेयर्स की मैगज़ीन्स में रहेंगे, आपके न्यूज़पेपर्स में रहेंगे। फिर भी एक अच्छा कंसोलिडेटेड सोर्स आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विच इज़ पब्लिश्ड बाय शंकर IAS अकेडमी एट द एंड ऑफ द सेशन, मुझे लगता है आप अपडेटेड PDF ले लें, डाउनलोड कर सकते हैं और ये PDF आपको काफ़ी यूज़फुल होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को रिवाइज़ करने में, कंसोलिडेट करने में। नेक्स्ट टॉपिक सिमिलरली आपका इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स का होगा। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आपके करंट अफेयर्स में भी आएंगी, आपके न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी आपको पता चलेगी, बट एक कंसोलिडेटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स कुड बी शंकर IAS अपडेटेड PDF। लास्ट में पब्लिश होती हैं शंकर IAS की तरफ से, दोनों PDFs आप डाउनलोड कर लें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, और इसमें जो दी हुई इन्फॉर्मेशन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आंसर्स के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डिफरेंट सर्वेज कैरी आउट किए जाते हैं, चाहे NSSO हो चाहे NFHS हो। डिफरेंट सर्वेज का जो आउटकम होता है कि लर्निंग्स होती हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, वो सारी चीज़ें करंट अफेयर्स की मैगज़ीन्स और उसके साथ न्यूज़पेपर्स के थ्रू आप तक पहुंचती रहेंगी। उनको आप कंसोलिडेट कर लें, उनको आप हाईलाइट कर लें और इन सोर्सेज से आपको डिफरेंट जो सर्वेज उस पर्टिकुलर एकेडमिक सेशन में या प्रिपरेशन साइकिल के दौरान जो पब्लिश होंगे आप तक पहुंच जाएंगे। न्यूज़पेपर्स का एक बड़ा क्वेश्चन आता है और जल्दी ही हम एक वीडियो बनाएंगे कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए। काफ़ी टॉपर्स ने, UPSC सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने इस टॉपिक पर पहले भी वीडियो बनाए हैं। हम कोशिश करेंगे उसको और इम्प्रोवाइज़ करके बेटर ग्राफिक्स के साथ, बेटर आर्टिकुलेशन के साथ आप तक पहुंचाया जाए। 2 की न्यूज़पेपर्स मैं रेकमेंड करूंगा और ये ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो हिस्टोरिकली लगभग सभी कैंडिडेट्स ने रेकमेंड किए हैं। मेरा प्रेफर्ड न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस होगा और उसके बाद सेकेंडरी न्यूज़पेपर अगर किसी को टाइम मिलता है, इंटरेस्ट है, तो द हिंदू होगा। इंडियन एक्सप्रेस की मुझे लगता है स्ट्रेंथ है कि इसके अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं पर्टिकुलरली ओपिनियन, एडिटोरियल एंड एक्सप्लेन्ड, काफ़ी यूज़फुल हैं आपकी UPSC प्रिपरेशन के लिए।
प्री के लिए, मेंस के लिए, एथिक्स, ऐसे राइटिंग, इंटरव्यू एंड आपके फील्ड जॉब के लिए। तो आप दोनों में से कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा सकते हैं। आपके पास बहुत टाइम है तो आप दोनों उठा सकते हैं, बट मुझे लगता है अगर आप एक न्यूज़पेपर चुन लें कोई सा भी और डेडिकेटेडली उसको पढ़ें, उसके प्रॉपर फॉर्मेट में आप नोट्स बनाएं, कंसोलिडेट करें, अपना विजन एनलार्ज करें, तो एक न्यूज़पेपर काफ़ी है इस पेपर को क्रैक करने के लिए। उसके बाद जो लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। करंट अफेयर्स आप किस तरीके से डिफरेंट टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल IR, फॉर एग्जांपल डिफरेंट कमिटीज़, फॉर एग्जांपल गवर्नेंस, फॉर एग्जांपल मीडिया, फॉर एग्जांपल सेंटर स्टेट रिलेशंस, फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन, फॉर एग्जांपल जुडिशियल रिलेटेड टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल डिफरेंट की लेजिस्लेशंस आ रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर पे कुछ टॉपिक्स हैं, हेल्थ केयर पे हैं, जेंडर पे हैं, चाइल्ड पे हैं, इंडियन इकोनॉमी पे हैं, चाहे वो ट्राइबल्स पे हों, एग्रीकल्चर पे हो, वाटर रिसोर्सेज पे हों, मिनरल्स पे हों, रिन्यूएबल्स पे हों, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हों, रेलवेज़ पे हों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे हों, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। करंट अफेयर्स के टॉपिक जैसा मैंने अपने पहले वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है कि यूपीएससी के नोट्स आप कैसे बनाएं, मुझे लगता है उस वीडियोस को आप एक बार शायद फिर से देखना चाहेंगे, और वन नोट एट्सेट्रा कोई भी डिजिटल फॉर्मेट जो भी आप चुनना चाहें उस फॉर्मेट में आप यूपीएससी के नोट्स डिफरेंट हेडर्स, फॉर एग्जांपल चाइल्ड, विमेन, एग्रीकल्चर, ट्राइबल्स, इकोनॉमी, जुडिशल, रेलवेज, एयर, रोड ट्रांसपोर्टेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी एट्सेट्रा, डिफरेंट हेडर्स के अंडर जो आर्टिकल्स उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन ईयर में आएँ उनको आप कंसोलिडेट करते रहें, हाईलाइट करते रहें, और एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम से पहले भी कई बार मल्टीपल टाइम्स अगर रिवाइज कर लेंगे तो उन सेक्टर से रिलेटेड भी आपकी एक रोबस्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कंसोलिडेटेड तरीके से अवेलेबल होगी, और एग्ज़ाम से पहले अगर आप उसको इफ़ेक्टिवली रिवाइज कर पाएंगे तो मुझे लगता है प्री, मेंस, इंटरव्यू, इन सभी स्टेजेस में आपकी बुक नॉलेज को आपके न्यूज़पेपर्स के थ्रू जो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, कंसोलिडेट की है, रिकंसाइल की है, वो आपकी बुक नॉलेज को और भी ज़्यादा फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करेगी। दोस्तों, इसी के साथ मुझे लगता है कि हमने लगभग वो सभी सब्जेक्ट्स जो कि यूपीएससी प्री, मेंस, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल हो सकते हैं उनके ऊपर रेकमेंडेड बुक लिस्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है छूट गया हो या जिसके ऊपर एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाए हों तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें। उस पर हम एक शॉर्ट वीडियो बाद में अलग से भी पब्लिश कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह यूपीएससी रेकमेंडेड बुक लिस्ट का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन में ये आपको काम आएगा, और इसी के साथ आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में पूरे एनर्जी और एफर्ट के साथ जुट जाएं। आपकी पेशेंट लिसनिंग के लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आज के इस शॉर्ट वीडियो पे, और आप सभी की पॉपुलर डिमांड पर जिस टॉपिक पर आज हम बात करना चाहते हैं वो मुझे लगता है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो पीसीएस हो या कोई भी और एग्जाम हो, उस सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे वो ये है कि न्यूज़पेपर्स मतलब अखबार कैसे पढ़ा जाए, कौन सा पढ़ा जाए, उसका कौन सा पोर्शन है जो इंपॉर्टेंट होगा, कौन से ऐसे पोर्शंस हैं जो मुझे लगता है जिन पे आपको बहुत ज्यादा समय बिताने की या उनको समय देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी क्यों है, या फिर इफ आई कैन रीफ्रेज द क्वेश्चन, क्या न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये एक जनरल क्वेश्चन है कि जब मैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो विजन हो, आईएएस बाबा हो, फोरम आईएएस हो, वाजीरामन रवि हो, इन सभी की जब हम मंथली बुकलेट्स लगातार पढ़ रहे हैं, हर महीने जो उसकी कंसाइज बुकलेट आती है उसको पढ़ रहे हैं, तो फिर न्यूज़पेपर अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है।
अलग अलग लोगों की इस पे अलग अलग राय है। जो मेरा आपको एडवाइस है, मेरा जो सजेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना सभी के लिए बेहद ही जरूरी है। और वो जरूरी है आपकी प्रिपरेशन के लिए, वो जरूरी है आपके बाद में सिलेक्शन के बाद एग्जाम के लिए। जो मंथली बुकलेट्स हैं, चाहे वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की हो, वो आपको फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन एक कंसाइज मैनर में तो दे सकती हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक ब्रॉड ओवरव्यू, उस टॉपिक के बारे में एक ब्रॉड विजन, उस टॉपिक के बारे में बाकी चीजों से, बाकी एस्पेक्ट से, बाकी सेक्टर से क्या उसकी इंटरलिंकेजेस हैं, क्या उसकी इंटरकनेक्टिविटी है, ये शायद उन मंथली बुकलेट से आपको बहुत क्लियर ना हो पाए दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब है कि क्या न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है? मेरे हिसाब से तो खास तौर से आपके मेंस के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए और आपके पोस्ट सिलेक्शन एक्चुअल फील्ड जॉब के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना, उसकी इंफॉर्मेशन और उसकी इंफॉर्मेशन के आधार पे देश और दुनिया, इकोनॉमी एटसेट्रा में क्या चल रहा है, उसकी एक ब्रॉड पिक्चर बना लेना आपकी जीएस के लिए जरूरी है, आपके एसए के लिए जरूरी है, आपके इंटरव्यू के लिए जरूरी है। और जब आप फील्ड जॉब में आ जाएंगे, आप आईएएस बन के, आईपीएस बन के, आईआरएस बन के, उसके लिए भी बेहद ही जरूरी है। क्योंकि जब तक आपकी यह समझ डेवलप नहीं हो पाएगी कि अलग अलग एरियाज में गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, उनका सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे, पॉलिटी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट पे, नेशनल सिक्योरिटी पे, एटसेट्रा एटसेट्रा, विमेन पे, चिल्ड्रन पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे क्या उसका इंपैक्ट पड़ सकता है, पड़ रहा है, पड़ेगा, तब तक ना ही तो आप उन पॉलिसीज को इफेक्टिवली समझ पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे, और जैसे जैसे आप अपने जॉब में मैच्योर होंगे, ना ही उन पॉलिसीज को आप प्रॉपर्ली फ्रेम कर पाएंगे। तो न्यूज़पेपर एग्जाम से लेके इंटरव्यू तक, इंटरव्यू से लेके जॉब तक, जॉब से लेके जॉब में मैच्योरिटी, पॉलिसी मेकिंग एटसेट्रा तक, हर फेज में मुझे लगता है न्यूज़पेपर आपके बहुत काम आएगा दोस्तों। जो दूसरा सवाल इस सब्जेक्ट पे लोगों का होता है कि सर न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ा जाए, द हिंदू पढ़ूं या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ूं या बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ूं या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ूं? मुझे लगता है कोई भी आप एक न्यूज़पेपर उठा लें, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर दो न्यूज़पेपर्स हैं जिनको हमेशा से कंपेयर किया जाता है, वो हैं इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। बहुत सारे लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, उन्होंने आपको एडवाइस किया होगा द हिंदू, कईयों ने आपको एडवाइस किया होगा द इंडियन एक्सप्रेस। मुझे लगता है दोनों में से जिस भी न्यूज़पेपर की लैंग्वेज से आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, उस न्यूज़पेपर को आप शुरुआत के 1 वीक 2 वीक पढ़ें, और जिसकी लैंग्वेज आपको ज्यादा कंड्यूसिव लगे, समझने में आसान लगे, आपको रिटेंशन जिस लैंग्वेज और जिस फॉर्मेट का इजी लगे, उसको आप चुनें। अगर आप फिर भी मुझसे पूछें कि सर ये तो बाबा टाइप ज्ञान हुआ, आप हमें ये बताइए दोनों में से मैं कौन सा एक पढ़ूं, तो मेरा आपको बहुत क्लियर कट एडवाइस होगा। जो मेरा बुक लिस्ट का वीडियो है उसमें भी मैंने कहा, और पुराने मेरे तमाम लेक्चर्स में मैंने कहा कि मुझे लगता है कि जो क्लैरिटी ऑफ टॉपिक या जो लेवल ऑफ डिटेल आपको मिलेगी, या फिर अलग अलग सेगमेंट्स में उस टॉपिक का डिवीजन आपको मिलेगा स्ट्रक्चर्ड तरीके से द इंडियन एक्सप्रेस में, वो मुझे लगता है कि किसी और न्यूज़पेपर में, जिसमें द हिंदू भी शामिल है, शायद आपको नहीं मिल पाए। इंडियन एक्सप्रेस का जो सेक्शन है, खास तौर से एक्सप्लेन्ड और एडिटोरियल, उसमें आपको एक टॉपिक के बारे में शुरुआत से लेकर उसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा, क्या उसकी सिग्निफिकेंस रहा, अभी वो न्यूज में क्यों है, क्या इसका फ्यूचर प्लान है, क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, ये इन जनरल एक जगह बहुत कंसोलिडेटेड तरीके से, बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको देखने को, समझने को, पढ़ने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो अगर आपको दोनों में से एक चूज करना हो, मेरा पर्सनल एडवाइस रहेगा इंडियन एक्सप्रेस। कई लोगों की चॉइस हो सकती है हिंदू, कईयों की चॉइस हो सकती है बिजनेस स्टैंडर्ड। अगर आप किसी और मीडियम से हैं तो वो आप अपने मीडियम में जो आपको अप्रोप्रिएट न्यूज़पेपर लगता है उसको आप पढ़ें। तो पहला सवाल, क्या न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है? बेहद ही जरूरी है। दूसरा सवाल कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए इंग्लिश मीडियम के लिए, या जो हिंदी में तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर से लेकिन कंफर्टेबल हैं, उनके लिए इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में से एक आप चूज करना चाहें। अगर दोनों में से भी मुझे एक ही चूज करना हो तो मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की सलाह दूंगा दोस्तों। उसके बाद कि सर अब न्यूज़पेपर जब हमने चुन लिया
तो शुरुआत में जब हम न्यूज़पेपर को पढ़ने लगते हैं, शुरुआत में टाइम बहुत लगता है, लैंग्वेज बहुत मुश्किल लगती है। शुरुआत में जब न्यूज़पेपर खोलते हैं यही समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, और इस वजह से शुरुआती दौर में हो सकता है आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने में ही लग रहे हों। मुझे लगता है घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। सभी एस्पिरेंट्स इस साइकिल के थ्रू गुजरते ही हैं। शुरुआत में सबको टाइम लगता ही है। मुझे लगता है एक ऑन एन एवरेज, एक अगर मैं साइक्लिक तौर पे बात करूं तो शुरुआती तौर में हो सकता है आपको लगभग 3, साढ़े 3, 2.5 से 3.5 घंटे मैं कहूंगा आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में लग सकते हैं। इसको आप एक नॉर्मल टाइम फ्रेम अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। अगर आपको इतना शुरुआती दौर में टाइम लग रहा है तो आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं बाकी लोग जितना शायद स्मार्ट नहीं हूं कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। सबकी स्थिति सेम ही होती है दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने लगेंगे तो आप देखेंगे कि 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद आप खुद धीरे धीरे आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे कि न्यूज़पेपर के उस फॉर्मेट में कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो मेरे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो सिर्फ मिसलेनियस है। मतलब वो इंपॉर्टेंट न्यूज तो हो सकती है लेकिन मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो इतनी इंपॉर्टेंट ना हो। और अभी हम 4 दिन के न्यूज़पेपर्स आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे कि किस तरह की न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और किस तरह की न्यूज आपके लिए शायद उतनी इंपॉर्टेंट ना हो। तो आप जो इंपॉर्टेंट न्यूज ना हो उसको इग्नोर अगर आप कर देंगे फटाफट से, और अगर ऑन एन एवरेज आप देखेंगे किसी भी दिन का आप न्यूज़पेपर उठा लीजिए दोस्तों, तो उसमें मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऑन एन एवरेज 3 या 4 आर्टिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते ही नहीं है किसी भी दिन। तो अगर आप बहुत ज्यादा समय निकाल रहे हैं बहुत ज्यादा आर्टिकल्स पढ़ने में, तो मुझे लगता है आपको अपनी स्ट्रैटेजी रिकैलिब्रेट करनी होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं वो चीजें भी पढ़ रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद रेलिवेंट नहीं है या कम रेलिवेंट है। तो आप सबसे पहले फोकस ये करें कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ूं, फिर आप शुरुआत में पूरा ही न्यूज़पेपर पढ़िए ताकि न्यूज़पेपर का फॉर्मेट आपके दिमाग में आ जाए, आपको समझ में आ जाए। फ्रंट पेज ये होगा, फिर सेकंड पेज पे लोकल न्यूज होगी, थर्ड पेज पे उस सिटी के बारे में न्यूज होगी, फोर्थ पेज पे फिर नेशनल न्यूज आना शुरू हो जाएगी, फिफ्थ पेज पे पूरा नेशनल न्यूज होगा, फिर एडिटोरियल होगा, फिर इकोनॉमी पेज होगा, उसके बाद स्पोर्ट्स होगा और लास्ट में मिसलेनियस होगा। तो जब न्यूज़पेपर का फॉर्मेट आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में, फिर आप ये सोचिए कि मेरा जो एग्जाम पैटर्न है, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो या अन्य कोई एग्जाम हो, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। न्यूज़पेपर मुझे लगता है जहां तक आपकी यूपीएससी प्री की तैयारी है उसमें हो सकता है आपको बहुत ज्यादा यूजफुल ना लगे। उसके लिए हो सकता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की मंथली बुकलेट्स हैं वही अपने आप में पर्याप्त हो, सफिशिएंट हो। लेकिन जैसे ही आप प्री से आगे बढ़ेगी आपकी गाड़ी मेंस की तरफ, इंटरव्यू की तरफ और उसके बाद जॉब की तरफ, न्यूज़पेपर की रेलेवेंस बढ़ती ही चली जाएगी दोस्तों। इसके थ्रू आपके दिमाग में उस टॉपिक के बारे में ओपिनियन बनेगी, थॉट प्रोसेस डेवलप होगी, आपका खुद का एक विचार डेवलप होगा, आपको समझ में आएगा क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स किस तरीके से इंपैक्ट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर डिसीजन से या इवेंट से। तो फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जो शुरुआत में 2.5 से 3 घंटा या 3.5 घंटा हमको लगता है, इसको हम कम करते 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 लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर मुझे लगता है अगर आप 30 से 40 मिनट से ज्यादा अगर आप न्यूज़पेपर पे स्पेंड करना आपको पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा इसमें हमारी इनएफिशिएंसी है या इसमें समझ की कमी है कि कौन सा पार्ट हमें पढ़ना है और कौन सा पार्ट हमें छोड़ना है। अब जो चौथा क्वेश्चन हो गया कि सर इससे पहले हम इसमें डिटेल में जाएं कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये कैसे एक ब्रॉड फ्रेमवर्क के बारे में क्यों नहीं बता देते जिससे हमें यह समझने में आसानी हो कि कौन से टॉपिक को उठाना है कौन से टॉपिक को नहीं उठाना है। तो अगर आप पीछे जाएं, जो मेरा नोट्स मेकिंग का वीडियो है उसमें जैसा मैंने कहा अगर आप ब्रॉडली देख लें सोसाइटी को, पॉलिटी को, इकोनॉमी को, जुडिशरी को, एटसेट्रा एटसेट्रा, डिफरेंट फील्ड्स को, उसमें एग्रीकल्चर हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो मुझे लगता है सिर्फ 10 से 12 ऐसे फील्ड्स हैं जो रेलिवेंट हैं। और ये फील्ड्स हो सकते हैं, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो इंटरनेशनल अफेयर्स या इंटरनेशनल रिलेशंस, कि हमारे देश के किसी और देश के साथ अगर
कोई इवेंट हुआ है, कोई समिट हुई है, कोई चीज साइन हुई है, एक्सचेंजेस हुए हैं, उसके बारे में नॉलेज। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपका इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी की किसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कोई न्यूज आर्टिकल है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तीसरी चीज हो सकती है आपके लिए एग्रीकल्चर। चौथी चीज हो सकती है आपके लिए जुडिशियरी से रिलेटेड कोई टॉपिक हो। पांचवी चीज हो सकती है विमेन से रिलेटेड कुछ हो। छठी चीज हो सकती है चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ हो। सातवीं चीज हो सकती है नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, जिसमें आपका डिफेंस हो सकता है, जिसमें आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो सकता है, जिसमें आपका साइबर सिक्योरिटी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपका एनर्जी। एनर्जी में आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी हो सकता है, आपका कन्वेंशनल एनर्जी हो सकता है, आपका न्यूक्लियर एनर्जी हो सकता है। उसके बाद आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब कोई मेजर न्यू पॉलिसी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हो, कोई नई स्कीम आई हो जिसके न्यू फीचर्स हो, या कोई अमेंडमेंट हुआ है किसी पर्टिकुलर पॉलिसी में, तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर मुझे लगता है लास्ट के 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है, आपके एजुकेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है। तो मुझे लगता है मोटे मोटे अगर आप देखें तो यही 10-12 टॉपिक हैं। इन बकेट्स में आपके अलग अलग टॉपिक्स फॉल करेंगे दोस्तों। अगर आपको नोट्स मेकिंग का वीडियो देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक है, आप क्लिक करके वो डिटेल वीडियो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा, सर न्यूज़पेपर तो पढ़ लिया, 2-4 दिन तो बहुत अच्छे से याद रहा, लेकिन उसके बाद आप उसको भूलना शुरू कर देते हैं। तो क्या ऐसी स्ट्रैटेजी हम अपनाएं कि ये नोट्स इस लंबे खेल में हमारे पास हमेशा 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 के लिए बने रहें? ऐसे नोट्स हम कैसे बनाएं जो अच्छे से स्टोर कर सकें, सिंक हो सकें अलग अलग डिवाइसेस पे, और कई साल तक प्रिजर्व हो सकें, ना खोने का डर, ना फटने का डर, ना कहीं लॉस्ट होने का डर। तो इसका जो आंसर है वो जो हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक है, नोट्स कैसे बनाए जाएं, उसमें आप बहुत डिटेल गाइडेंस इस पे ले सकते हैं। तो मुझे लगता है मोटे मोटे जो ब्रॉडली 4 क्वेश्चन सब एस्पिरेंट्स के दिमाग में होते हैं, इनका जवाब देने की कोशिश हम लोगों ने अभी तक की है दोस्तों। क्या न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है? हां। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू? दोनों में से एक चुनना है तो इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि इसकी लेवल ऑफ डिटेलिंग, स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक मुझे पर्सनली कहीं ज्यादा अच्छा लगा, कन्वीनियंट लगा, इंफॉर्मेटिव लगा। और इसकी इंग्लिश भी कई लोगों को हिंदू के बजाय थोड़ी सी शायद आसान कहीं ना कहीं लग जाती है, लेकिन एक पर्सनल चॉइस है। आप दोनों को साइड बाय साइड हफ्ते 2 हफ्ते खुद पढ़ के देखें, और फिर जिसका फॉर्मेट आपको ज्यादा अच्छा लगे उस फॉर्मेट को आप उठा लें दोस्तों। उसके बाद तीसरा सवाल कि सर जब हम न्यूज़पेपर पढ़ लें, इतना हमें टाइम लगता है 3 घंटा 4 घंटा, तो क्या वो नॉर्मल चीज है? शुरुआती दौर में वो नॉर्मल चीज है, लेकिन मुझे लगता है 1-1.5 महीने के अंदर उस 3 घंटे को आपको 30 मिनट 40 मिनट में समेटने की आदत को डालना होगा। फिर चौथा क्वेश्चन कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ताकि जैसे ही मैं न्यूज़पेपर देखूं, पेज मेरे सामने खुले और उसमें मान लीजिए मुझे 12 टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, मुझे मालूम है कि सिर्फ 2 ही टॉपिक इसमें से इंपॉर्टेंट हैं, तो वो 10 या 12 टॉपिक हैं, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो, जुडिशियरी हो, एग्रीकल्चर हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, विमेन हो, चिल्ड्रन हो, उसके अलावा आपकी नेशनल सिक्योरिटी हो, आपका एनवायरमेंटल साइंस हो। इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपको कोई टॉपिक होता है तो उसको आप तुरंत पिक कर लें और उसको आप पढ़ें। स्पोर्ट्स आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, आर्ट्स एंड कल्चर, म्यूजिक आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, पॉलिटिकली क्या हो रहा है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कहां पे लड़ाई झगड़ा हो गया, आपके सिटी में कौन सी मीटिंग हुई, कहां पे ट्रांसफार्मर जल गया, कहां पर कोई चीज टूट गई है, फूट गई है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई, माइनर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, मुझे लगता है लोकल न्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है दोस्तों। तो ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब हम डीप डाइव करते हैं, जिसमें हम आपको 2 इंडियन एक्सप्रेस और 2 हिंदू आपके सामने डिटेल में दिखाने की कोशिश करेंगे कि न्यूज़पेपर कुछ इस तरह दिखेगा, और इस टॉपिक्स को आप उठाएं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए और इन टॉपिक्स को आप छोड़ दें, ताकि धीरे धीरे आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाए कि किस तरीके के टॉपिक्स को मुझे इंपॉर्टेंस देनी है और किस तरीके के टॉपिक्स को मुझे बिल्कुल भी टच नहीं करना है,
ताकि मेरा 3 घंटा वेस्ट होने के बजाय सिर्फ 30 मिनट में मैं अपनी डेली न्यूज़पेपर रीडिंग कंप्लीट कर सकूं। और उसके बाद उस रीडिंग को कंप्लीट करने के बाद कैसे इनके नोट्स बनाऊं, वो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक में जाकर नोट्स मेकिंग वीडियो के लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां से आपको एक समझ डेवलप हो जाएगी कि किस तरीके से इस इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेट को मैं अपने नोट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, जो कि सालों साल आपके साथ रहेंगे बिना किसी डर के, चिंता के। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस के इस सैंपल के साथ। अब अगर हम बात कर लें आज के ही न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस के 2 जुलाई के एडिशन की, तो इसमें जब आप न्यूज़पेपर खोलेंगे तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको टाइटल मिलेगा। उसके बाद जो फ्रंट पेज होगा, फ्रंट पेज हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन आप सरप्राइज्ड होंगे इस बात को लेकर कि फ्रंट पेज पे जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन जो रेलिवेंट हो काफी कम ही मिलती है। जैसे आप यहां पर देखेंगे तो 7 या 8 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे। पहला है रेगुलेटर्स हाई टेबल टू कंपनीज बोर्डरूम, इंडियाज इनकॉर्पोरेशन प्राइस पिकिंग्स। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है जाइडस कैडिला सीक्स नोट फॉर वर्ड्स फर्स्ट डीएनए कोविड वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन का ऐसा टॉपिक है जो अभी टाइम के साथ और इवॉल्व होगा, तो अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा जानने से मुझे नहीं लगता कोई पर्पस सॉल्व होने वाला है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है शी इज वार्निंग ब्रोकन हेड ब्लड शेड इफ बिट टू बुली चाइना, बहुत रेलिवेंट नहीं है। फिर है एससी रिजेक्ट सेंटर्स प्ली टू रिव्यू रूलिंग अगेंस्ट स्टेट पावर ऑन एससीबीसीज, स्मॉल टाइम रूलिंग है, मुझे नहीं लगता ये किसी भी उन 10 या 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बकेट्स में फॉल करता है। उसके बाद है ईडी अटैचेस मिल प्रॉपर्टीज लिंक्स इट टू प्रोब अगेंस्ट अजीत पवार, पॉलिटिकल न्यूज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है वैलीज पार्टीज ओपन फॉर डिस्कशन विद डीलिमिटेशन पैनल, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है कि जो जम्मू एंड कश्मीर की पार्टीज हैं, जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस वहां पे अभी किक स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए अब धीरे धीरे अग्री होती जा रही हैं। तो एक मुझे लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक मिला, लगभग 8 या 10 टॉपिक्स जो कि आपको फ्रंट पेज पर रेगुलर रूप से मिलेंगे। तो फ्रंट पेज दोस्तों स्कैन फटाफट आप कर लीजिए, आप देख लीजिए, हेडिंग देख लीजिए, और हेडिंग देखने के बाद आप देख लीजिए फाइन, एक ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए या अपनी नॉलेज को जनरली इनहेंस करने के लिए, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन जहां तक एग्जाम है, सिर्फ मैं कहूंगा यही एक इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल रेलिवेंट हो सकता है। फिर चलते हैं हम पेज नंबर 2 पर। तो पेज नंबर 2 पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रॉम पेज 1, जो पेज नंबर 1 पे था उसी का कंटिन्यूएशन पेज नंबर 2 पे है। फिर हम चलते हैं पेज नंबर 3, द सिटी, मतलब जिस भी शहर या जिस भी सिटी का एडिशन होगा उसकी लोकल न्यूज आपको यहां दिखाई देगी। मैं तो कहता हूं इस न्यूज को या इस पेज को आप डायरेक्टली कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दें। मतलब पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 में जनरली कोई भी ऐसी आपको न्यूज नहीं मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। फिर पेज नंबर 4, द सिटी, उसमें भी सिर्फ सिटी से स्पेसिफिक जो लोकल न्यूज आर्टिकल्स हैं वही रेलिवेंट होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 पे मिल पाएगी। अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, अब इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर बनने लग जाता है। जैसा पहला, EU ग्रीन पास थ्रू 9 कंट्रीज नाउ से दे विल एक्सेप्ट कोविशील्ड। तो इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि जो हमारी कोवैक्सीन और कोविशील्ड जिन्होंने लगवा लिया था उनको यूरोप एंट्री नहीं करने दे रहा था, वहीं पे यूरोप कह रहा था कि जिन्होंने फाइजर या मोडर्ना का जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है, इंडिया उनको अलाउ करे, उनका ग्रीन पासपोर्ट अलाउ करे। तो जब इंडिया ने डिप्लोमेटिकली पुशबैक करना शुरू किया तो यूरोपियन कंट्रीज ने भी इंडियन वैक्सीनेटेड सिटीजन्स को अब अपने एयर स्पेस में अपनी धरती पे आने के लिए अलाउ करना शुरू कर दिया है। तो हल्की सी एक इंपॉर्टेंट न्यूज रही। फिर रहा गोगोई वॉक्स फ्री एज कोर्ट क्लियर सेम ऑफ UAPA चार्जेस, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इंश्योर फेयर जिला पंचायत इलेक्शंस, हाई कोर्ट टू यूपी स्टेट इलेक्शन कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जजमेंट ए मिरेकल विल सेट ए प्रेसिडेंट, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज हो सकती है दोस्तों। उसके बाद कारगिल पैनल मीट्स MOS डिस्कसेस स्टेटहुड फॉर लद्दाख, आर्टिकल
370 35A एक जनरल डिस्कशन है। अभी इस टॉपिक को और इवॉल्व होने दिया जाए जब तक इस पे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन या माइलस्टोन अचीव ना हो जाए। उसके बाद है स्टे ऑफ सोशल मीडिया, उसके बाद है अमरिंदर लंच डिमांड फॉर हिंदू फेस द स्टेट कांग्रेस चीफ। तो आप देखेंगे पेज नंबर 5 में भी सिर्फ एक या दो ही आर्टिकल, मैं कहूंगा एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं। फिर पेज नंबर 6 पे आ जाते हैं एक्सप्रेस नेटवर्क, इसमें है नो प्रूफ ऑफ इरेगुलरिटीज इन लैंड डील्स राम टेम्पल ट्रस्ट। मसाला पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है गवर्नमेंट नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू मेडिकल सेक्टर एंड इमीडिएट कंसर्न, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना इंपॉर्टेंट है, डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है वर्किंग टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग ड्रोन अटैक्स, आर्मी चीफ। ये लेटेस्ट टॉपिक है, ये टॉपिक अभी इवॉल्व हो रहा है। मुझे लगता है एक सरसरी निगाह से आप इसको फटाक से पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी रिटेन करने के लिए इसमें इनफ मसाला डेवलप नहीं हो पाया है। फिर हम पेज नंबर 7 पे चलते हैं, एक्सप्रेस नेटवर्क, गुजरात ऑफर्स टेस्ला 1000 एकर्स इन मुद्रा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ई व्हीकल्स की, तो इसमें इंडिया में एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन डेवलपमेंट है कि टेस्ला अब अपनी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप करने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स उठा रहा है। उसके बाद है सेकेंड वेव हिट सडनली नॉट मच एपिडेमिक इंटेलिजेंस, नहीं है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। फिर है ऑपोजिशन सीक्स एक्चुअल केरला कोविड टोल, गवर्नमेंट इज नथिंग टू हाइड, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। अगला है कॉप्स टेक द लोड, हेल्प हेल्थ डिपार्टमेंट कैरी आउट ड्राइव, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद पेज नंबर 8 सिर्फ क्लासिफाइड्स हैं, वेस्ट ऑफ टाइम। पेज नंबर 9 कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। फिर आप जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पेज नंबर 10 द एडिटोरियल पेज। इसमें मुझे लगता है आप टॉपिक्स पिक एंड चूज कर लीजिए, ऐसे टॉपिक जो भी इवॉल्व ही हो रहे हैं। मुझे लगता है बहुत ज्यादा शुरुआती दौर में उनमें टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी बहुत टॉपिक्स होंगे जो रह रहकर बार बार उन पे आर्टिकल्स आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कुछ हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने मान लीजिए अपनी पार्टी चेंज कर ली है, तो जो डिफेक्शन लॉ है उस पे कई आर्टिकल्स आएंगे। इस तरीके से रिलीजियस सोल करके एक जो प्यू सर्वे है उसके ऊपर एक आर्टिकल आया है। मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो दोस्तों। फिर कंपैशन एंड कॉशन, जिसमें पैंडेमिक में वन स्टॉप सॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है, एक अच्छा टॉपिक हो सकता है आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है द गुड डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स डे है, इस पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड मिल सकती है, सरसरी निगाह से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद है चेसमेट, अभिमन्यु मिश्रा द यंगेस्ट टू जीएम इज एन बेसिकली इलेक्ट्रिक कंपनी बट देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एज एंड सक्सेस। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक रेलिवेंट नहीं है दोस्तों। आप राइट हैंड साइड में आ जाएंगे, ब्रेकिंग द चेन, ए ग्रास रूट मूवमेंट इज नेसेसरी टू फाइट डाउरी। तो ये मुझे लगता है एक बहुत ट्रेडिशनल टॉपिक है, इस पे हो सकता है कई बार रेपिटेटिव आर्टिकल्स आए, फिर भी आप इसको एक बार देख सकते हैं। अब अगर हम पेज 11 पे आ जाएं, क्योंकि एडिटोरियल पेज इंडियन एक्सप्रेस में जनरली 2 पेजेस पे स्प्रेड आउट होता है। अच्छा, एक चीज को आप हमेशा ध्यान रखें, जो आर्टिकल्स जनरली पॉलिटिकल पर्सनालिटीज द्वारा, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स द्वारा लिखे जाते हैं, हो सकता है किसी ना किसी तरह का उनमें आइडियोलॉजिकल बायस हो। तो आप उन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले, उससे इंफॉर्मेशन गेन करने से पहले थोड़ा सा इस बारे में कॉशियस जरूर रहें दोस्तों। अभी जो टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी पे बाय एनवी रमन्ना, जो हमारे बेसिकली कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये टॉपिक जेंडर इक्वालिटी पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस टॉपिक को मुझे लगता है डिटेल में पढ़ना ही चाहिए। जो राइट हैंड साइड में टॉपिक है द रिटर्न ऑफ द पार्टी, जो कि 100 ईयर्स जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कंप्लीट हो रहे हैं, उस पे श्री राम माधव जी द्वारा टॉपिक है। बड़ा इंफॉर्मेटिव टॉपिक हो सकता है, लेकिन एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा इस पे मुझे लगता है आपको विचार करने की जरूरत है। फिर है सॉलिडारिटी थ्रू ग्रीफ, तो मुझे नहीं लगता ये भी कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद टेंडर्स हैं, फिर आ गया है आपका एक्सप्लेन्ड बहुत अच्छा सेक्शन है इंडियन एक्सप्रेस का, जनरली आपको पढ़ना चाहिए। आज का जो टॉपिक है हाउ द जाइकोवी डी वैक्सीन वर्क्स, हाउ इट्स डिफरेंट, मुझे नहीं लगता ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी रेलिवेंट है। आपकी नॉलेज एनहेंसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इसको आप छोड़ दीजिए। फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, फेसिंग अप टू द ड्रोन चैलेंज, क्योंकि अभी जो एयरफोर्स बेस पे अटैक करने की कोशिश की गई है 2 ड्रोन से जम्मू एंड कश्मीर में,
और उसके रिस्पॉन्स में क्या क्या एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये अभी इवॉल्विंग टॉपिक है दोस्तों। एग्जाम बहुत दूर है, अभी इस टॉपिक को आप स्किप कर दीजिए क्योंकि इस टॉपिक के बारे में अभी कोई कॉन्क्रीट गाइडलाइन या थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हुआ है। उसके बाद आप जाएंगे गोल्ड लोन राइजिंग, शुड यू प्लेज योर होल्डिंग्स और सेल सम ऑफ देम, अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है दोस्तों। फिर हम जाएंगे द वर्ल्ड या इंटरनेशनल जो पेज है जिसमें डेल्टा वेरिएंट के बारे में बताया गया है, चाइनीज या सीपीसी के जो 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं उसके बारे में बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर टॉप ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव एलन विसलबर्ग सरेंडर्स टू फेस चार्जेस, इंपॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट पूरा पेज ही एक्सेप्ट जो चाइना के 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं इस पे एडिटोरियल एटसेट्रा अगर आपको मिलते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। उसके अलावा ज्यादातर जो टॉपिक्स हैं बिल्कुल भी किसी काम के नहीं है, बिल्कुल टाइम वेस्ट आप ना करें। फिर हम इकोनॉमी पेज पे चले जाते हैं जिसमें किसी आईपीओ के बारे में है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो टॉपिक है आरबीआई रेजेस अलार्म ऑन स्पाइकिंग बैड लोन स्ट्रेसेस इन एमएसएमई, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब एनपीए की बात आती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या बैड लोन्स की बात आती है, मुझे लगता है इस टॉपिक को पढ़ना ही चाहिए क्योंकि इसमें बताया है कि बैड लोन्स और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो हमारी बेसिकली मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनके ऊपर जो इंपैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से जॉब्स पे इंपैक्ट पड़ सकता है, एम्प्लॉयमेंट पे इंपैक्ट पड़ सकता है, जीडीपी पे इंपैक्ट पड़ सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। फिर है आईटी हार्डवेयर, डेल, विंस्टन, फॉक्सकॉन अमंग 14 कंपनीज क्लियर, मुझे नहीं लगता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 11 मंथ लो इन जून, मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस टू डील विद थर्ड वेव एफएम, ये भी मुझे नहीं लगता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर है 130 कंट्रीज पे ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स और 15%, मुझे नहीं लगता बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको हेडिंग थोड़ी सी याद होनी चाहिए। फिर है क्रिप्टो एक्सचेंजेस फ्लाउंडर, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज, वर्चुअल करेंसीज, एक मैंने लेक्चर भी काफी डिटेल में बनाया है बिटकॉइंस एक्सेट्रा पे, तो आपको भाई क्रिप्टो करेंसीज के क्या डाउनसाइड्स हो सकते हैं, रिस्क हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट हेडलाइन इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। नेक्स्ट है कैलेंडर पेज, किसी काम का नहीं है। फिर स्पोर्ट्स पेज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी यूज का नहीं है। उसके बाद उनके जो बेसिकली स्पॉन्सर्ड लास्ट पेजेस एक्सेट्रा। तो अगर आप देखेंगे तो फ्रंट पेज पे आपको एक आधी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल होगा जो आपके 10 या 12 जो बेसिकली बकेट्स हैं, एग्रीकल्चर, विमेन, हेल्थ, एनर्जी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल अफेयर्स, इकोनॉमी, जुडिशियली, गवर्नेंस एक्सेट्रा, बाकी जनरली इवेंट बेस्ड न्यूज हैं। मतलब आज ये हो गया, आज ये लड़ाई हो गई, आज इन दोनों में विवाद हो गया, इन दोनों में डिसएग्रीमेंट हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। इवॉल्विंग टॉपिक्स होते हैं जिसपे अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है कि अभी आपको उसको बहुत डिटेल में समझना चाहिए या पढ़ना चाहिए। उसके बाद पेज नंबर 2, 3, 4 जनरली किसी काम के नहीं होते। पेज नंबर 5 से थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। पेज नंबर 5 में हो सकता है 1 या 2 आर्टिकल्स कुछ इंपॉर्टेंट आ जाए। पेज नंबर 6 का भी वही हाल है। पेज नंबर 7, 8 जो कि बेसिकली आपके एडिटोरियल हैं, उसमें भी ऐसा नहीं है कि अगर एडिटोरियल 2 पन्ने का है तो 2 पन्ने में जितने आर्टिकल्स हैं वो सारे रेलिवेंट हैं, बिल्कुल भी नहीं। उसमें भी आप देखेंगे 1 या 2 ही ऐसे आर्टिकल होंगे जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट बकेट्स में फॉल करेंगे और उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हमको आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए। जनरली पॉलिटिकल कमेंट्री अगर किसी बात पे हो तो उसके बायसनेस को थोड़ा सा हमें माइंड में रखना चाहिए, और अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है तो उसको आप इमीडिएटली इग्नोर कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो 1-2 आर्टिकल्स आपके आएंगे एडिटोरियल, एक आध आर्टिकल आपके फ्रंट पेज से, एक आध आर्टिकल आपके पेज नंबर 5-6 से, और एक आर्टिकल या 2 आर्टिकल या 1.5 आर्टिकल आपके हो सकते हैं इकोनॉमी पेज से। तो ओवरऑल मुझे लगता है 5 या 6 आर्टिकल, और वो भी मुझे लगता है अगर आप एक आर्टिकल को 5 मिनट 7 मिनट पढ़ने में लगाएंगे तो 35 से 40 मिनट में आप पूरा न्यूज़पेपर किसी ना किसी तरीके से खत्म कर ही पाएंगे दोस्तों। आइए अब उसके बाद हम एक बार और थोड़ा कम समय लगाए, अगर हम एक न्यूज़पेपर और देखें इंडियन एक्सप्रेस का, ये न्यूज़पेपर मान लीजिए 6 जून का है दोस्तों, बहुत सरसरी निगाह से संडे का न्यूज़पेपर है। अगेन इसमें भी आप देखेंगे सबसे पहले फ्रंट पेज जिसमें जो डिफरेंट डेथ्स हैं, बेसिक अनलॉकडाउन के बाद कोरोना की वजह से, उसके बारे में कुछ आंकड़े हैं। मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी शायद इतने इंपॉर्टेंट ना हो। फिर जो राइट साइड में कि ट्विटर को गवर्नमेंट ने जो लीगल नोटिस दिए हैं पैनल ने, वो एक इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सोशल मीडिया
या जो नेटवर्किंग साइट्स हैं जो इंडियन लॉज फॉलो नहीं करना चाह रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें वो मिल गया। फिर है कि पीएम सेट्स 2025 एज डेट फॉर 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है कि इंडिया धीरे धीरे जो एथेनॉल ब्लेंडिंग हमारे बेसिकली हुआ करता था, पहले 5% था, फिर 10%, अब 20% की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा जो एनर्जी मिक्स है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है दोस्तों। उसके बाद है पुतिन इंडिया चाइना कैन सॉल्व ओन इश्यूज, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 8 मंथ इन ए रो जीएसटी मॉप अप टॉप्स 1 लाख करोड़, लॉकडाउन इंपैक्ट म्यूटेड, बहुत इंपॉर्टेंट अभी नहीं है क्योंकि हर महीने में नया नया आंकड़ा आता ही रहेगा दोस्तों। फिर है स्टडी मैप्स विदर्भा टाइगर कॉरिडोर्स मूवमेंट फार बियॉन्ड गार्डेड एरियाज, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है बैक एस सीएम ममता टेक्स नेक्स्ट स्टेप, अभिषेक न्यू जनरल सेक्रेटरी, पॉलिटिकल न्यूज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद बहुत इंपॉर्टेंट ना हो दोस्तों। उसके बाद पेज नंबर 2, जैसा हमने कहा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इमीडिएटली मैं इस पेज को स्किप कर जाऊंगा। पेज नंबर 3 को भी मैं कहूंगा कि इसको इमीडिएटली मैं स्किप कर जाऊंगा क्योंकि सिटी के बारे में है। मुझे अनलेस आपको सिटी के बारे में जानने की इच्छा है तो बिल्कुल आप इसको पढ़िए, देखिए। उसके बाद पेज नंबर 4 जो है, पेज नंबर 4 भी जनरली सिटी के बारे में है, लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा आपको मिल जाएगा पंजाब में जो कांग्रेस में डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल न्यूज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ब्राजील नॉट फॉर भारत बायोटेक कोवैक्सीन, रशिया स्पुतनिक 5, ब्राजील में कौन सी वैक्सीन एक्सेप्ट हो रही है, नहीं हो रही है, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर है बीजेपी सीक्स प्रोब इनटू वैक्सीन प्रॉफिटियरिंग बाय पंजाब गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलिटिकल न्यूज, महाराष्ट्र साउथ वेस्ट मानसून अराइज फेवरेबल कंडीशंस फॉर एडवांसमेंट, अगेन इवॉल्विंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे उन 10 या 12 बकेट में से फॉल नहीं करता है। इस तरीके से फिर आप आ जाएंगे पेज नंबर 5 में, संडे स्टोरी है। संडे स्टोरी में जनरली एडिटोरियल नहीं आता है संडे में, तो आप पेज नंबर 5, 6 को बेसिकली स्किप कर सकते हैं। उसके बाद ओपिनियन है इसमें बाय श्री पी चिदम्बरम, द बर्ड एंड द वॉर्म अग्री, सो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जनरली अगर पॉलिटिकल कमेंटेटर्स द्वारा कोई आर्टिकल लिखा गया है तो कोशिश करनी चाहिए, अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट हो, रेलिवेंट हो, उसको आप सरसरी निगाह से पढ़ के इग्नोर कर सकते हैं दोस्तों। फिर आप आ जाएंगे इकोनॉमी पेज पे, जिसमें G7 के बारे में कहा गया है, G7 नेशन स्ट्राइक डील टू टैक्स बिग कंपनीज एंड स्क्वीज हेवंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है 15% का, उस पे G7 में सहमति बन गई है और इससे पूरे ग्लोब पे इंक्लूडिंग इंडिया पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। फिर नेक्स्ट है एफएम स्ट्रेसेस ऑन स्ट्रीमलाइनिंग फास्टर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स फॉर कोविड-19 हेल्थ वर्कर्स, मुझे नहीं लगता बहुत इंपॉर्टेंट है। वरीज ओवर जॉब्स, जनरल इकोनॉमी पुल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस टू ऑल टाइम इन मे, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है कुछ फैक्ट्स गैदर करने के लिए कि अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स हमारे क्या हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड हमारे फिगर्स क्या हैं। उसके अलावा पीएनबी टू पिक स्टेक इन NARCL प्लान्स टू ट्रांसफर 8,000 करोड़ ऑफ NPA, ये भी मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर है कू एम्स फॉर फोकस पुश इन नाइजीरिया आफ्टर ट्विटर सस्पेंशन, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है एशिया पैसिफिक ट्रेड मिनिस्टर डिस्कसेस रिकवरी वेज टू टैकल पैंडेमिक, इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। फिर द वर्ड पे आ जाएंगे हम लोग, तो इसमें यूके रिकॉर्ड्स हाईएस्ट डेली कोविड केसेस सिंस मार्च, इवॉल्विंग टॉपिक है, डायनामिक टॉपिक है, नथिंग हैज बीन सेटल्ड जस्ट येट, we can skip that. Then Republicans see opening to revive attacks in email trove, छोड़ सकते हैं। फिर क्वेडा चीफ इन अफगान पाक बॉर्डर रीजन यूएन रिपोर्ट, इसको भी आप कर सकते हैं। फिर आई है दिस इज गोइंग टू हर्ट कि सेकेंड वेव में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे इम्पैक्ट हुआ। उसके बाद बुक्स के बारे में है, स्पोर्ट्स के बारे में है। मुझे नहीं लगता दोस्तों 2 या 3 से ज़्यादा टॉपिक इस पर्टिकुलर डे में इंपॉर्टेंट आपको मिल पाए होंगे। इस तरीके से अगर हम द हिंदू देखें दिल्ली एडिशन आज का 2 जुलाई, पहला फ्रंट पेज, इन लास्ट एकेडमिक ईयर ओनली 22% स्कूल्स हैड इंटरनेट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारी एजुकेशन सेक्टर के बारे में रिफ्लेक्ट करता है। हमारे 10 या जो 12 बकेट हैं उसमें से एजुकेशन बकेट में ये फिट बैठता है। फिर है 9 यूरोपियन नेशंस क्लियर SII जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसकी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट बहुत ज्यादा नहीं। फिर है वोंट अलाउ एनी फॉरेन फोर्स टू बुली चाइना, CPC के 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट अदर देन दैट फर्स्ट पेज पे कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की तरह हिंदू में भी पेज नंबर 2 सिटी के बारे में, शहर के बारे में कुछ रेलिवेंट आपको नहीं मिलेगा। पेज नंबर 3 हिंदू में भी
शहर के बारे में, सिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। पेज नंबर 4 नॉर्थ एंड ईस्ट के बारे में है, तो थोड़ा सा सिटी से बाहर निकल के आसपास के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब के बारे में जो पंजाब कांग्रेस में डिफिकल्टीज है उसके बारे में मेंशन किया गया है, या एससी स्टेट ट्रायल अगेंस्ट हुडा एजेएल, इसके बारे में बताया गया है। ये सारी पॉलिटिकल न्यूज है। पेज नंबर आप 4 को भी स्किप कर सकते हैं। फिर क्योंकि द हिंदू है तो साउथ इंडिया के बारे में पेज नंबर 5, जिसमें तेलुगु स्टेट्स पावर ओवर वाटर शेयरिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर मतलब कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बकेट में ये बिल्कुल फिट बैठता है। सेंटर स्टेट रिलेशन के बकेट में भी एकदम फिट बैठता है। साथ ही साथ जो वाटर क्राइसिस है उस बकेट में भी ये फिट बैठता है। तो 2-3 क्राइटेरिया मैच करता है। इमीडिएट अटेंशन मेरा इस टॉपिक पे जाना ही चाहिए। उसके बाद एचसी स्टेट स्टैम्प ड्यूटी हाइक इन लक्षद्वीप इंपॉर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट इज नथिंग टू हाइड ऑन कोविड डेथ्स इंपॉर्टेंट नहीं है। महाराष्ट्र विल सेफगार्ड फार्मर्स इंटरेस्ट, सीएम, काइंड ऑफ लाइक पॉलिटिकल न्यूज, आप स्किप कर सकते हैं। गाजीपुर क्लैश एफआईआर फाइल अगेंस्ट 200 बीकेयू वर्कर्स, इसको भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप स्किप कर सकते हैं दोस्तों। फिर महाराष्ट्र रिपोर्ट्स 9195 न्यू कोविड केसेस, डायनामिक टॉपिक है, नंबर्स चेंज होते रहेंगे। अभी मुझे लगता है इस पर कोई चीज सेटल नहीं हुई है। उसके बाद एनविजनिंग द पोस्ट पैंडेमिक स्मार्ट सिटी, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है। स्मार्ट सिटी मतलब हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो किस तरीके से अमृत योजना, किस तरीके से हमारी जो पीएमएवाई योजना या बाकी जितनी स्मार्ट सिटी एंड स्मार्ट सिटी से कनेक्टेड जो योजनाएं हैं उनको किस तरीके से अब हम फाइन ट्यून कर सकते हैं ताकि पैंडेमिक में जो हमको लेसन्स मिले हैं उसको इसमें इनकॉर्पोरेट किया जा सके। तो ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। फिर रिलीफ एंड recompense, the judiciary did well to assert the rights of pandemic hit workers and families। एक ये जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियली का रोल के ऊपर अगर कुछ बात आ जाए, क्योंकि जुडिशरी ने बहुत एक्टिव रोल प्ले करने की कोशिश की है ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पैंडेमिक, पर्टिकुलरली द सेकेंड वेव, तो मुझे लगता है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ये हो सकता है। फिर नेक्स्ट है बबल बर्स्ट इज नो फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, कि जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं उनको बेसिकली जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं किस तरीके से आप एनालाइज करें, मुझे नहीं लगता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर लेटर देन एवर मतलब पुडुचेरी में एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की जो जरूरत है, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट लाइज अहेड ऑफ आईबीसी एंड स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जो हमारा बेसिकली इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है 2016 का, उसके बाद अभी क्या सिचुएशन रही है, जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, एनपीएज हैं, उनको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में बड़ी डिटेल में इस आर्टिकल में चीजों को बताया गया है। इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ें, ये इकोनॉमी के बकेट में बिल्कुल फिट बैठता है दोस्तों। उसके बाद दिल्लीज लेम डक असेंबली, जो अभी अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है, जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट प्रोहिबिट्स एक्सरसाइज ऑफ फ्री स्पीच इन द असेंबली एंड इट्स कमिटीज। ये मुझे लगता है पॉलिटिकल बेसिकली कमेंट्री है, तो थोड़ा सा इसको केयरफुली पढ़ें। लेकिन जो अमेंडमेंट पास हुआ है उसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। फिर नॉर्मल रेनफॉल लाइकली इन जुलाई, पेज नंबर 8, इंपॉर्टेंट नहीं है। नीरव सिस्टर ट्रांसफर 17.25 करोड़ टू गवर्नमेंट अकाउंट, इंपॉर्टेंट नहीं है। अंशु प्रकाश केस, एससी रिजेक्ट्स दिल्ली पुलिस प्ली, मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। न्यू डेप्यूटी चीफ आर्मी एंड एयरफोर्स, मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। इन द लास्ट एकेडमिक ईयर 22% स्कूल्स हैड इंटरनेट। तो ये फ्रंट पेज की न्यूज थी जो यहाँ पे कंटिन्यू हुई है, यहाँ पे ज्यादा चीजों को डिटेल में बताया है। तो क्योंकि ये हमारे एजुकेशन बकेट में फिट बैठता है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर आप पेज नंबर 9 पे चले जाएं, आर्मी वर्किंग टू डील विद ड्रोन थ्रेट, जैसा हमने कहा इंडियन एक्सप्रेस में था, इवॉल्विंग टॉपिक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर वोंट लिंक जम्मू एंड कश्मीर विद स्टेटहुड। फिर सीजीआई कंडेम्स अटैक ऑन डॉक्टर्स, जनरल टॉपिक्स हैं, किसी बकेट में ये फिट नहीं बैठ रहे हैं। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पा रही है जिसमें कुछ अच्छे फैक्ट्स हों, फिगर्स हों, इंफॉर्मेशन हो, जिसको मैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ूं और उसको एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाऊं। फिर डीजीसीआई नॉट सॉट फॉर जाइकोव डी, ऑल WHO अप्रूव्ड जैप्स मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर ट्रैवल, जेनेरिक न्यूज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। उसके बाद पेज नंबर 10 और 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सेप्ट
जो प्रेसिडेंट शी, जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं, उनके 100 ईयर सीपीसी के कंप्लीट होने पे जो बेसिकली अभी उन्होंने जो अपनी कमेंट्री दी है, अपनी बात कही है और क्या चाइनीज हिस्ट्री रही है, साथ ही साथ 100 ईयर्स पूरे होने के क्या रेलेवेंस हैं चाइना के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी ग्लोबली, उस चीज को मुझे लगता है एक आप इंपॉर्टेंट नजरिए से देख सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर पेज नंबर 12 पे जाएंगे, बिजनेस जीएनपीए रेशियो में राइज अप टू 11.2%, मुझे नहीं लगता बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएमआई सर्वे शोज मैन्युफैक्चरिंग श्रैंक इन जून, ये हर महीने नया नया आंकड़ा आएगा, अलग अलग फीडबैक आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। नीड टू फॉर्मलाइज लार्ज अंडर वैल्यू ऑफ इकोनॉमी एफएम, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इकोनॉमी सेक्शन में, एम्प्लॉयमेंट सेक्शन में टाइप ऑफ इकोनॉमी की फॉर्मल इकोनॉमी है, इनफॉर्मल इकोनॉमी है, किस तरीके से इनफॉर्मल से हम फॉर्मल की तरफ बेसिकली मूव करेंगे, ग्रेजुएट करेंगे, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको यहां से मिल सकती है। फिर है गवर्नमेंट मस्ट एक्ट टू रिलीव टेलीकॉम स्ट्रेस, मुझे नहीं लगता बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर पेज नंबर 13 आपके स्पोर्ट्स पे है, बिल्कुल भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। तो ये हमने कोशिश की है कि द इंडियन एक्सप्रेस हो चाहे हिंदू हो, 3 या 4 या 5 या 6, मुझे लगता है 5 या 6 टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक दिन के न्यूज़पेपर में हो ही नहीं सकते। अब आपको खाली ये देखना है कि जो मेरे 10 या 12 बकेट्स में से टॉपिक्स फिट बैठ रहे हैं, इमीडिएटली शुरू में तो आप पूरा ही न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ताकि न्यूज़पेपर का फॉर्मेट आपके दिमाग में फिक्स हो जाए, लेकिन धीरे धीरे जब आप पढ़ें तो आपको ये भी साथ के साथ कोशिश करते रहना होगा कि किस तरीके से मैं अपनी थॉट प्रोसेस, अपनी स्कैनिंग, अपनी एनालिसिस को स्पीड अप कर सकूं, ताकि इमीडिएटली जैसे ही हेडलाइन देखी समझ में आ जाए कि क्या इस टॉपिक को पढ़ना है या इस टॉपिक को छोड़ना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये लेक्चर जो कि न्यूज़पेपर रीडिंग पे था कि किस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या उसका टाइम फ्रेम होना चाहिए, कौन से टॉपिक्स को पिक करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स को पिक नहीं करना चाहिए, ये सभी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं उस पर क्लैरिटी मिली होगी दोस्तों। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।